संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ। किसने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया? कितने संविधान में संशोधन हुए? कांग्रेस ने कितना किया, भारतीय जनता पार्टी ने कितना किया, और किसने संविधान में ऐसा परिवर्तन किया जो आज समाज के लिए काफी दुखद पक्ष हो गया है। हमारे साथ जो सज्जन हैं जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखा है सच संविधान का। इसका मतलब संविधान का झूठ क्या है, यह कह रहे हैं सच संविधान का। और नाम है पंकज कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता हैं, इनके पढ़ाए हुए तमाम जज प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी है। शुभकामना पंकज बाबू। संविधान में लगातार संशोधन किए गए जी, और इस संशोधन में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने संशोधन किया और इसके साथ छेड़छाड़ क्या हुई। आप कह रहे हैं सच संविधान का। हर समस्या का समाधान करता है अपना संविधान जी, लेकिन उसमें सच क्या है और झूठ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और किसने बदला संविधान, किया जातिगत विधान। मूल संविधान में शिक्षा का आरक्षण नहीं था जी, ऐसा आपका कहना है जी। शुभकामना। एक बार अपने बारे में आप बताइए और फिर आपके द्वारा इस चैनल पर बुलाने के लिए, अवसर देने के लिए, आपके दर्शकों और जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुभकामना। संविधान जैसे आवश्यक किंतु जटिल विषय पर इस पॉडकास्ट को करने के लिए एक बार दोबारा आपका अभिवादन, अभिनंदन। संविधान से ही यह देश चल रहा है, और संविधान के बारे में झूठ फैला दिया जाए तो पूरे देश का संचालन झूठ पर चलने लगेगा, और वही हो रहा है। इसलिए संविधान का सच जनता तक लाया जाना जरूरी हो गया था। संविधान का झूठ इस तरह से फैलाया गया कि जनता का एक वर्ग यह समझ गया कि संविधान से ही उनका सब कुछ हुआ है, और वही वर्ग यह भी मान रहा है कि दूसरा वर्ग उसका शत्रु है, और दूसरा वर्ग यह समझ रहा है कि संविधान उसका शत्रु है। थोड़ा सा डिफाइन और करिए इसको। हम इसको और मतलब गोल गोल घुमाने से ठीक है कि राइफल की गोली चलाया जाए, एकदम सीधी का छर्रा चला रहे हैं कि कोई एक आध तो लग जाएगा जी, सटीक गोली चलाइए। जैसे एक वर्ग और दूसरा वर्ग, इसको जी जी। एक वर्ग, जो एक वर्ग मैंने कहा वो है SC ST समुदाय, उसके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि यह संविधान उनके लिए है और शेष लोग उनके दुश्मन हैं। अच्छा। खासकर सवर्ण समाज के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, और प्रकारांतर से सामान्य वर्ग के मन में, खासकर हिंदू समाज का जो सामान्य वर्ग है जिसको हम सवर्ण कहते हैं, उनके मन में यह बैठा दिया गया कि यह संविधान तुम्हारे लिए भेदभावकारी है, तुम्हारे खिलाफ है, और यही सबसे बड़ा झूठ है। वास्तव में यह संविधान को कमजोर करने की एक साजिश है, और इस साजिश में सारी पार्टियां शामिल हैं। संविधान में अब तक 106 संशोधन किए गए जी। 106 में से 17 संशोधन केवल जातिगत विधान वाले हैं। अच्छा। मूल संविधान में नहीं था जातिगत विधान। मूल संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था जिसमें जाति के आधार पर किसी को रोका जाए और किसी को आगे बढ़ाया जाए। संविधान जब बनाया गया उस समय क्या लिखा गया कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के स्थान पर आधार पर नहीं होगा, भाषा के आधार पर नहीं होगा। यह सबसे मुख्य बात लिखी गई बात है, और इन्हीं आधारों पर भेदभाव किया जा रहा है। तो जो किया जा रहा है वो संविधान का झूठ है, इसीलिए सच, संविधान के सच को बताने की जरूरत पड़ी है। तो यह पुस्तक आपने लिखा जी, सच संविधान का जी। इसमें मैं देख रहा हूं एक तो फोटो आपका है, दूसरे फोटो यह BN राव जी, BN राव साहब का जी। इस आपकी पुस्तक में कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो नहीं है जी। संविधान निर्माता उन्हें कहा जाता है जी। और अब आपको लोग संविधानाचार्य कहने लगे हैं जी। तो यह BN राव साहब का फोटो है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो गायब है जी। या क्या संदेश देना चाहते हैं और फोटो क्यों नहीं लगाया आपने? इसके पहले जो हमारी ये किताब थी, ये नई किताब छापी गई है सच संविधान का, क्योंकि इसके जरिए सच बाहर लाना है। आमतौर पर जो संविधान की किताबें लिखी जाती हैं, जो मैंने भी लिखी है, उसमें संविधान सभा का जो चित्र है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की कॉपी सौंप रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, वह चित्र मैंने लगाया था। अच्छा। तो हमारा कोई किसी से दुराव नहीं है, लेकिन एक झूठ फैलाया गया और उसमें BN राव को छुपाया गया। अच्छा। तो BN राव को सामने लाया जाना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि इन संशोधनों को बताया जाना। इसलिए इस बार BN राव की तस्वीर लगाई गई है, क्योंकि सच संविधान का यह है कि BN राव को पहली बार आपने लगाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जी का फोटो लगाया था, जिन्हें संविधान निर्माता है भी कहा जाता भी है, और आपकी चाहे जो राय है अभी उस पर हम बात करेंगे जी। किसी पर कुछ थोपा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
हम उस पर आते हैं जी। पहली बार आपने पहली पुस्तक में दिखाया था? नहीं, वो हमारी तीसरी पुस्तक थी। अच्छा, ठीक है, तीसरी पुस्तक थी। और इस पुस्तक में आपने उनको खत्म कर दिया? नहीं, इसमें हमने BN राव जी को लगाया है। अच्छा जी। इसका क्या मूल उद्देश्य है? इसका क्या मूल आग नहीं, आग भड़काना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं और देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या मंशा है आपकी? हाँ, आग तो तब लग रही है जब यह बताया जा रहा है कि पूरा सवर्ण समुदाय पूरे SC ST का शत्रु था, 5000 साल तक शोषण किया और इसने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, उन्होंने संविधान लिख दिया, इस नाते आगे बढ़ गए। यही तो झूठ फैलाया गया। इसी झूठ को खंडित करने के लिए सच की जरूरत है और तभी हमने सच संविधान का बाहर लाने के लिए किताब लिखी है। नहीं, चलिए, आपने कहा क्या उन्हें प्रताड़ित नहीं किया गया? क्या तालाब में पानी जो पीने की बात है और जो भी जिस तरह से भी हुआ वह नहीं किया गया? ये आप कह रहे हैं कि हम गले मिल करके उन्हें गले लगा करके, और इतना अपनत्व का भाव था, कभी हमने कोई दुराव किया नहीं, कभी कोई भेदभाव किया नहीं? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि भेदभाव था, तभी उसको खत्म करने की बात संविधान में लिखी गई है। लेकिन यह भेदभाव खत्म करने का विरोध सवर्णों ने किया और अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिख दिया, यही झूठ है, यही नफरत का आधार है। जो वर्तमान में मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा वही नफरत का आधार है? हाँ, वो नफरत का आधार उनका, अथवा जो संविधान में संशोधन किया गया वह नफरत का आधार है? नहीं, ये दोनों ही नफरत का आधार है। पहला नफरत का आधार है कि यह स्थापित कर देना कि जो संविधान में लिखा गया वो भीमराव अंबेडकर ने अन्य समाज के विरोध में जाकर लिख दिया, कलम छीन कर लिख दिया। तो एक तो नफरत का आधार यह है। और दूसरा है कि संशोधन जो 17 किए गए, जिनमें हमारे समाज पर, सवर्ण समाज पर, OBC पर प्रतिबंध लगाए गए, यह स्थापित कर दिया गया कि यह भी अंबेडकर जी ने लिखा है। अच्छा जी, जबकि वो लिखा है कांग्रेस और भाजपा ने। चलिए, उसमें अंबेडकर जी का दोष कहां से आ गया? अंबेडकर जी का मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूं, मैं अंबेडकर को दोषी नहीं मान रहा। अच्छा। ये मैं वर्तमान राजनीति को दोषी मान रहा हूं, जो हमारे संविधान के प्रति लोगों में गफलत पैदा करके अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, समाज को लड़ा रहे हैं। इससे हमारा संविधान कमजोर पड़ रहा है। पंकज त्रिपाठी जी, आप विधिवेत्ता हैं जी, और तमाम आपके पढ़ाए हुए विभिन्न प्रदेशों में जज हैं जी, न्यायिक सेवा में हैं लोग, तमाम बच्चे बड़ी बड़ी सेवाओं में गए हैं, IAS PCS भी बने हैं जी। एक सवाल लिया, जो 17 संविधान संशोधन की बात आप कर रहे हैं जी, जो केवल आरक्षण और जाति और इसको लेकर के किया गया, यही कहना है आपका? जी बिल्कुल। उस संशोधन में कितना कांग्रेस के समय में किया गया और कितना भारतीय जनता पार्टी के समय में? देखिए, इसकी पूरी लिस्ट हमने बना रखी है, हमारे किताब के कवर पेज के ठीक बाद है। अच्छा जी, बैक कवर पे ये लिस्ट है। इसमें किस सन में कौन सा संशोधन हुआ, प्रधानमंत्री कौन थे, सरकार किस पार्टी की थी और कौन सा संविधान संशोधन करके क्या जोड़ा गया। तो पहली बात, एक सबसे खतरनाक संशोधन जी, जो देश के लिए बहुत घातक तौर पर देखा जाएगा, जो आपके समझ से सबसे खतरनाक, जी, सबसे खतरनाक संविधान संशोधन है 82वां संविधान संशोधन। क्या है? सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया है, जिसमें अनुच्छेद 335 में संशोधन कर दिया गया, बिना जनता को बताए। 335 क्या है? 335 में संशोधन करके SC ST के लिए मेरिट कम करने की बात कर दी गई। अनुच्छेद 335 संविधान सभा में विशेष चर्चा करके लिखा गया था कि चाहे कोई किसी भी जाति वर्ग से आएगा, किसी पद के लिए सबके लिए योग्यता बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि कोई ठाकुर साहब दरोगा जी बनेंगे तो 15 किलोमीटर दौड़ेंगे तब बनेंगे, यादव जी बनेंगे 18 किलोमीटर दौड़ेंगे तब बनेंगे, पंडित जी बनेंगे तो 12 किलोमीटर दौड़ जाएंगे तब भी बन जाएंगे, चमार जी 3 किलोमीटर दौड़ेंगे तभी दरोगा बन जाएंगे, क्योंकि दरोगा बन के काम तो एक करना है। तो योग्यता सबके लिए बराबर रखी जाएगी, ये बात अनुच्छेद 335 में कही गई थी। उसी में अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 82वें संविधान संशोधन के जरिए एक परंतुक जुड़वा दिया और उस परंतुक में लिखवा दिया कि SC ST समुदाय के लिए मेरिट के मापदंड को नीचे किया जा सकेगा। और आज उसकी किया जा सकेगा जी, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकेगा ही लिखा जाता है, संविधान में किया जाएगा नहीं लिखा जाता है, अनुमति दे दी जाती है, फिर सरकारें उसको लागू करती हैं। तो जब इन्होंने कर दिया, आज उसी के आधार पर -40 का नीट में एडमिशन हो रहा है, उसी संशोधन की वजह से। डॉक्टर तो कोई भी बनेगा, सबको बराबर योग्यता चाहिए ना, लेकिन ये कैसे हो गई कि न्यूनतम से न्यूनतम योग्यता वाले डॉक्टर बना रहे हैं आप। तो यह देश के लिए घातक है। और यह सबसे बड़ी बात यह कि देश के लिए तो घातक ही है, उस वर्ग विशेष को एक तरह से आलस में डुबाने वाला है और उस वर्ग विशेष की, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की मेधा को नकारने वाला है कि उसमें क्षमता ही नहीं है कि वो मेरिट तक आए। ऐसा नहीं है, या फिर टुकुर टुकुर देखते रहेंगे कि हमारा तो कोटा हाई है और हम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से देखा जाए ये सबसे खतरनाक है।
सबसे खतरनाक वाला उनके लिए भी, हमारे लिए भी, संविधान के लिए भी, देश के लिए भी, संस्थानों के लिए भी, सबके लिए खतरनाक है। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया जी, उसके बाद इन लोगों ने उसमें क्या किया और क्या क्या जोड़ा, क्या क्या घटाया और कैसे कैसे साधना देश बनाते रहे। नंबर एक, सवाल नंबर एक जी। सवाल नंबर दो, यदि संविधान में संशोधन किया जाता है और वो संविधान सम्मत नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार इस मामले में है कि वह छेड़छाड़ करे, उसे परिवर्तित करे और अपने ढंग से उसे लागू कराए? जी हाँ, संविधान के निर्वचन की व्याख्या करने की शक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है और अपनी शक्ति का प्रयोग करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ संशोधन जो किए गए थे, बहुत बड़ा संशोधन था, लेकिन उसके कुछ संशोधनों को असंवैधानिक भी घोषित किया है। लेकिन जितने भी ये 17 संशोधन हैं, ये 17 संशोधनों में से लगभग 12 संशोधन तो ऐसे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पलटने के लिए किए गए हैं। अच्छा जी, मैंने 12 क्यों कहा? क्योंकि जो SC ST का लोकसभा विधानसभा में अध्यादेश ला करके कैसे नहीं, संविधान संशोधन बिल ला करके, हाँ, जैसे शिक्षा का आरक्षण मूल संविधान में नहीं था। हाँ। वर्ष 1951 में MBBS का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, एक लड़की जिसका नाम था चंपाकम दोराई राजन, वो उसमें मेरिट में आई। उस समय अंग्रेजों का बनाया 1927 का एक कानून था जिसमें वो जाति के आधार पर भेदभाव करने के लिए, लोगों को बांटने के लिए, फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने अलग अलग जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी थी। तो जब संविधान बना तो संविधान में कहा गया कि जाति भेद वाले कोई कानून, चाहे वो परंपरागत हो, जिसका हवाला आपने पहले दिया कि सब लोग अलग अलग रहते थे, भेदभाव होता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, इसको भी शून्य करने की बात की गई। और अंग्रेजों ने जो भेदभाव के कानून बनाए थे उसको भी शून्य करने की बात की गई, क्योंकि संविधान में यह तो नहीं कहा गया कि नहीं उनके पक्ष वाले भेदभाव जारी रहेंगे और इनके पक्ष वाले भेदभाव समाप्त होंगे। संविधान में तो सीधे कहा गया कि भेदभाव समाप्त किया जाएगा, जाति के आधार पर जो भी भेदभाव है, धर्म के आधार पर समाप्त किया जाएगा। अनुच्छेद 13(1) में कहा गया पुराने कानून समाप्त होंगे, उस कानून में अंग्रेजों के द्वारा जो भेदभाव के कानून थे वो भी समाप्त होंगे और जो परंपरागत प्रचलन थी वो भी समाप्त होंगे, दोनों हो रहे थे। तो जब उस लड़की का प्रवेश मना कर दिया मद्रास सरकार ने, तो वो लड़की चली गई मद्रास उच्च न्यायालय में, उसमें मद्रास प्रांत नाम था, मद्रास उच्च न्यायालय में हो गई और उन्होंने अनुच्छेद 13(1) का हवाला दिया। 13(1) के आधार पर पुराने कानून को शून्य किया गया और 15(1) का और 15(2) के आधार पर उनको प्रवेश करने का आदेश दिया गया। तब इस समय कांग्रेस की सरकार मद्रास प्रांत में थी, वो फौरन चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो गया मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि यह कानून 1927 में जो बना था अंग्रेजों के द्वारा, वो जातिगत भेदभाव पर आधारित है, संविधान के लागू हो जाने की तिथि से यह शून्य हो चुका है, असंवैधानिक हो चुका है, इसलिए इस कानून के तहत इनका प्रवेश रोका नहीं जाएगा, इनको प्रवेश दिया जाएगा। फौरन उस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में पहला संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया। मतलब जवाहरलाल नेहरू के समय की है बात, यह जवाहरलाल नेहरू के समय की बात है। सच्ची बात तो यह है कि संसद अभी गठित भी नहीं हुई थी, तो यह पहला संशोधन किया गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1959 में एक संशोधन किया, वो अनुच्छेद 334 में किया। अनुच्छेद 334 में क्या था? अनुच्छेद 334 में जो SC ST का लोकसभा विधानसभा का आरक्षण है, जो राजनीतिक आरक्षण है, मैंने शुरू में कहा था कि मूल संविधान में जातिगत आरक्षण नहीं था, उसका एक अपवाद था और वो यही था कि SC और ST के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण था, लेकिन 10 वर्ष के लिए था। तो अगर हम मूल संविधान के हिसाब से बात करें तो आज के हिसाब से मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि 1960 जा चुका है। तो 25 जनवरी 1960 को समाप्त हो रहा था और वह स्वतः समाप्त हो जाना था। इन्होंने 1959 में संशोधन कर दिया, 8वां संविधान संशोधन, और उसके जरिए अगले 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया। तो ये 2 संशोधन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया है। फिर इसके बाद यही जो जातिगत आरक्षण वाला संशोधन जो लोकसभा विधानसभा वाला, उसमें 2 संशोधन इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया अनुच्छेद 334 में। तो अनुच्छेद 334 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सर्वाधिक 7 बार संशोधन हुआ। और आज देखते देखते आजाद देश में, लोकतंत्र में 2 ही अधिकार सबको होता है नागरिकों को, एक होता है वोट देने का, दूसरा होता है प्रत्याशी बनने का। और हम प्रत्याशी बनने से रोके गए हैं जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर। 5000 साल में क्या हुआ उसको खराब मान करके निराकरण किया जाएगा ना, कि बदला लिया जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, जिस संविधान का विधान, जिस संविधान का निर्माण ही प्रचलित जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए हुआ, जिस संविधान में कहा गया कि मंदिर में सबको प्रवेश दिया जाएगा, क्या वही संविधान कहेगा कि लोकतंत्र में सबका प्रवेश नहीं होगा? क्या वही संविधान यह कहेगा कि शिक्षण संस्थान में सबका प्रवेश नहीं होगा? क्या वही संविधान यह कहेगा कि प्रमोशन सबको नहीं मिलेगा? क्या वही संविधान यह कहेगा कि फला जात के लोग ओवरेज हो गए, फला जात के लोग? जबकि पंकज जी तो यानी कि यह संविधान सबसे पवित्र मंदिर संसद है जी, और उस मंदिर में भेदभाव के आधार पर प्रवेश हो रहा है।
जबकि संविधान में ऐसा नहीं था उल्लेख नहीं है। जी। अब एक चीज बताइए जी कुछ लोग पहाड़ पर हैं जी। कुछ लोग नदी के किनारे हैं कुछ लोग ऐसी जगहों पर हैं जहाँ न सड़क है न हॉस्पिटल है न विद्यालय है और मूलभूत सुविधाओं से कपड़े भी नहीं पहनते हैं। ऐसी भी स्थान है जहाँ लोग ऐसे रहते हैं पत्ते वत्ते लपेट करके रहते हैं। तो वो लोग मूल धारा में कैसे शामिल होंगे अगर आरक्षण नहीं होगा तो? देखिए ये आरक्षण से किसी को उठाने के लिए मूल धारा में हम कैसे मैं उसे वही कह रहा हूं, आरक्षण से किसी को मूल धारा में नहीं लाया जाता है। आरक्षण प्रतिबंध है। आरक्षित का मतलब यह है कि किसी एक के लिए रिजर्व कर दिया गया, रिजर्वेशन किसी के लिए रिजर्व है, यानी अन्य के लिए प्रतिबंधित है। आरक्षण प्रतिबंध है, जबकि उसके लिए जिसको आप मुख्य धारा में लाने का उपाय पूछ रहे हैं वह उपाय है संरक्षण, सहायता। और उसका विधान आरक्षण और संरक्षण में अंतर है। जी बिल्कुल अंतर है। मतलब आरक्षण नहीं संरक्षण। संरक्षण दीजिए, आप संरक्षण दीजिए। अब जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं नेम प्लेट पढ़ते हैं केवल जनरल कैटेगरी के लोग मिलते हैं। तो एक बात बताइए, अगर मैं एक मनुष्य हूं और मैं एक हूं, एक यूनिट हूं, मैं अगर अपने लिए इस देश का योगदान सोचूंगा कि मैं कैसे देश का योगदान करूं और मुझे लगता है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाकर योगदान करना चाहिए, तो क्या इसके पहले ये मेरी एक नागरिक और एक मनुष्य के नाते जिम्मेदारी है कि मैं पता लगाऊं कि मेरे जात के और कितने इस क्षेत्र में चले गए, अब मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरा काम है। ये काम तो सरकार का है ना कि वो ये पता लगाए कि उस अन्य वर्गों के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। ये खामी सरकार की है, उसने संरक्षण नहीं दिया। लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने संरक्षण के कार्य को पूरा करने में चूंकि विफल हैं, करते नहीं है, इसलिए वो आपके खिलाफ आरक्षण लागू करते हैं, आपके खिलाफ आरक्षण लागू करते हैं। आरक्षण किसी के पक्ष में नहीं होता है, किसी के खिलाफ होता है। मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, पूर्वी यूपी के मऊ जिले में पड़ती है। वर्ष 1962 के बाद वह आरक्षित सीट हो गई, केवल शेड्यूल कास्ट के लोग ही वहां चुनाव लड़ सकते हैं। तो वर्ष 1962 में जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे बाबा भी चुनाव नहीं लड़ पाए, मेरे पिताजी भी नहीं लड़ पाए, मैं भी नहीं लड़ सकता हूं। यह कौन सा संविधान बना? हम तो जातिगत विधान खत्म करने के लिए संविधान बनाए और जातिगत प्रतिबंध संविधान लगा रहा है। तो यह संविधान का सच नहीं है। सच यह है कि यह कानून में, संविधान में जातिगत विधान के लिए किए गए संशोधनों का असर है। अब यह बताइए, फिर से उसी पर आते हैं जी, क्योंकि प्रश्न वही रह गया। अभी हम लोग बहुत करके इधर उधर हो गए। BN राव साहब का फोटो जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस पुस्तक से सच संविधान का इससे गायब जी, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में BN राव के प्रयास को बाहर लाना है, साथ में समाज में यह सूचना देना है कि यह संविधान किसी एक व्यक्ति ने या जिस व्यक्ति ने अपने ही वर्ग के लिए माना जाता है कि लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा गया है। इस संविधान में और संविधान में किए गए संशोधनों में सबसे ज्यादा योगदान उन वर्ग के लोगों का है जिन वर्गों को शोषक बता करके आज लांछित किया जा रहा है, भारत से भगाने के लिए नफरत फैलाई जा रही है। तो यह बताने के लिए फोटो लगाई गई है कि BN राव का योगदान सर्वाधिक है और वह सबके लिए संविधान लिखे, इसलिए फोटो लगाई। BN राव का जो योगदान है वह उच्चतम सोपान पर है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान कमतर करके आप आंक रहे हैं। नहीं, कमतर का नहीं, हम संविधान हम कमतर करके, मैं कमतर करके नहीं आंका हूं। जब ये गाली गलौज होने लगा, पहले आमतौर पर समाज में जो सूचना थी, जो समाज में सूचना थी, उसी के आधार पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन जब गाली गलौज चलने लगी है, मूल निवासी, ब्राह्मण विदेशी, सवर्ण विदेशी, भगाओ, ये नहीं है यहाँ के, और अंबेडकर की फोटो लगा लगा कर की जाने लगी है, तब हमारे पर एक दबाव बना, एक नैतिक, एक समाज की ओर से दबाव बना कि हम ये जानकारी इकट्ठा करें, वास्तव में पढ़ें कि किसका कितना योगदान है। और तब 23 नवंबर 2025 से मैंने 29,000 पन्ने पढ़े, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का पूरा 40 खंडों का वांग्मय मैंने पढ़ा। संविधान के प्रति उनकी क्या सोच है, उनका क्या योगदान है, वो किस तरह का संविधान चाहते थे, संविधान निर्माण में कहां कहां वो असहमत थे, उनकी बात नहीं सुनी गई, कहां कहां उनसे जबरदस्ती लिखवाया गया, ये सब मैंने पढ़ा। 1953 के 2 नवंबर, हाँ बिल्कुल, उनके मुंह से आ रही है बात। जैसे किसको उन्होंने, किसका उल्लेख किया है, किसने जबरदस्ती लिखवाया? हाँ, वो इसी बात छन करके आनी चाहिए। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जबरदस्ती किसने लिखवाया? अभी इसके पहले मैं इस सवाल का उत्तर दे दूं कि अब मैंने बदला क्यों है, तो उसी क्रम में मैं चलूंगा, फिर बता दूंगा, इस बात को मैं ले आऊंगा। तो मैंने पूरे वांग्मय को पढ़ा, फिर इसके बाद संविधान सभा की पूरी डिबेट मैंने 11,000 पृष्ठों की पढ़ी। उसमें मैंने पाया कि डॉक्टर अंबेडकर का जितना बड़ा योगदान बताया जाता है, उसके 10% का भी उनका योगदान नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, 10% भी उनका योगदान नहीं है। और तीसरी बात कि वर्तमान संविधान में जो कुछ SC ST समुदाय के पक्ष में दिखाया जाता है, इसमें से 99%
99% जो वर्तमान संविधान में दिख रहा है वो संशोधनों के जरिए है। 1% संविधान सभा ने दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा हो, कुछ भी नहीं है। मैं पूरे जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल पर कर रहा हूं और इस पर पूरे भारत में कहीं भी डिबेट करने को तैयार हूं, बशर्ते कि वो डिबेट तथ्यों के साथ होगी, केवल शोर शराबे से नहीं होगी। यही संविधान सभा की डिबेट के सारे पन्ने रखे जाएंगे, वांग्मय के पन्ने रखे जाएंगे और इसके बाद 1956 तक जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित रहे हैं, राज्यसभा में रहे, उनके भाषणों को संकलन रखा जाएगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं साबित कर दूंगा कि वर्तमान संविधान के जिन प्रावधानों को दिखा करके डॉक्टर अंबेडकर को श्रेय दिया जाता है, उनमें से कोई प्रावधान उन्होंने नहीं लिखा है। जैसे शिक्षा में आरक्षण संविधान में था ही नहीं। SC ST का लोकसभा विधानसभा का आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था, अगर इसको हटा दें तो आज कहीं आरक्षण नहीं है। फिर इसके बाद नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16(4), वहां नागरिकों के पिछड़े वर्ग लिखा है, कहीं जातियों के पिछड़े वर्ग नहीं लिखा है। नागरिकों के पिछड़े वर्ग लिखा है। जातियों का कैसे बन गया? हर जाति में कुछ तो होंगे, 1 2 5 तो आगे होंगे, तो फिर कैसे उनको जातीय विधान बना दिया? फिर इसके बाद प्रमोशन का आरक्षण नहीं था संविधान में। फिर इसके बाद मेरिट बराबर की बात थी। तो आप देखिए ना, ये सारे तो संशोधन करके लिखे गए हैं। अगर इनको हटा देंगे ना तो जो लोग डॉक्टर अंबेडकर का विधान कहते हैं वो खुद ही नहीं मानेंगे। अगली बात, डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि जिस समय इस देश के पास कपड़े नहीं पहनने के थे, उस समय 10 लाख रुपए प्रति वर्ष, उस समय का 10 लाख आज खरबों के बराबर होगा, 10 लाख प्रति वर्ष SC समुदाय की शिक्षा के लिए खर्च किया जाए और वो शिक्षा उनको विदेश में दी जाए। ये डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, संविधान सभा ने स्वीकार कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि पूरी कृषि व्यवस्था सरकारी कर दी जाए, सारी जमीनें सरकार ले ले, सारे पशु सरकार ले ले, सारे बीज सरकार ले ले, किसानों को खत्म करना चाहते थे। संविधान में उनकी वो बात नहीं मानी गई। जब वो बात नहीं मानी गई तब वो चाहते थे कि तब जमींदार बचे रहे ताकि किसानों के ऊपर जमींदार रहें। इसी नाते 1951 में जमींदारों का मुकदमा लड़ने चले गए। जमींदारी बचाना संविधान के खिलाफ है, तो डॉक्टर अंबेडकर अगर संविधान निर्माता है तो जमींदारी बचाने क्यों चले गए मुकदमा लड़ने? वो उनका पेशा था? नहीं, कभी उसके पहले वो वकालत करने नहीं गए हैं वो। और अगर पेशा होगा तो जो संविधान निर्माता का काम कर रहा है तो फिर तो पैसे के तहत संविधान पेशा अलग हो गया और संविधान नहीं अलग हो गया। देखिए, नहीं तो संविधान का निर्माण भी पैसे गति किए हैं, इस पर भी पैसा लेकर काम किया गया है। BM राव ने पैसा नहीं लिया है, प्रेम बिहारी रायजादा ने पैसा नहीं लिया। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण में जो भूमिका निभाई है उसमें पैसा लेकर के किया? हाँ, बिल्कुल यही कहना बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं? आधार क्या है? आधार यह है कि सबको वेतन दिया जा रहा था। जिन लोगों ने वेतन मना किया बस उनका उल्लेख है। अच्छा, जैसे आज सांसद विधायक को वेतन मिलता है वैसे उस समय भी वेतन मिल रहा था। अच्छा, उस समय किन किन लोगों ने पैसा लिया? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि किन किन लोगों ने लिया, मैं ये बता सकता हूं कौन कौन लोगों ने मना किया, क्योंकि जो मना किए वही विशेष हुए, उन्हीं का रेखांकन होगा। अच्छा, तो 2 लोगों का नाम आता है, एक प्रेम बिहारी रायजादा जिन्होंने अपने हाथ से लिखा है, जिन्होंने शर्त रखी थी कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे लेकिन हम हर पन्ने पर नाम लिखेंगे। तो जो मूल संविधान है उसमें हर पन्ने पर वो डिजाइनर भाषा में, मतलब डिजाइनिंग में उन्होंने PREM प्रेम लिखा है। और दूसरा BN राव जी ने पैसा लेने से मना किया था। ये 2 लोगों ने पैसा लेने से मना कर दिया। शेष कितने लोग थे? शेष सब लोग लिए हैं, अगर मना नहीं किए हैं या मना लेने की सूचना हमको नहीं है। नाम बताइए। शेष तो 299 लोग संविधान सभा में थे। और इसका मतलब अगर उन लोगों ने जी, मतलब वो सब शामिल है लेने में? दरअसल जो संविधान सभा के सदस्य थे, जैसे आज विधानसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनको वेतन मिलता है, वैसे ही तभी वेतन था, तो वो लोग ले रहे थे। अच्छा, कितना था? कुछ इस पर भी अध्ययन किया? नहीं, इस पर नहीं, इस पर 1000 इस पर जैसे मैं बता रहा हूं। अरे उस समय मैं बता रहा हूं 20 पैसा 50 पैसा नहीं, पहले तो वेतन बहुत छोटा सा था, लेकिन जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेबर मिनिस्टर थे, लेबर मेंबर थे वायसराय के काउंसिल में, उस समय 4000 के आसपास इनका वेतन था। उस समय का 4000 आज 50 लाख के आसपास पहुंचेगा जी। और उसी रैंक के थे BN राव जी। BN राव जी को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार अंग्रेजों ने बनाया। उस समय 3 नियुक्तियां अंग्रेजों ने की थी। एक नियुक्ति 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किए हैं अपने वायसराय के काउंसिल में लेबर मेंबर के तौर पर। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है तब उनको बनाए हैं। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के दबाव के कारण अंग्रेजों को यह लग गया कि देश को आजाद करना पड़ेगा, तब लॉर्ड बेवेल ने 2 नियुक्तियां की। एक नियुक्ति की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर BN राव की, और दूसरी नियुक्ति की गई भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ये दोनों नियुक्तियां आजाद भारत के लिए संविधान लिखने के लिए करवाई गई, एक आजाद भारत के लिए आंतरिक सरकार चलाने के लिए और एक संविधान लिखने के लिए। तो उसमें BN राव की नियुक्ति सबसे पहले की गई है। जुलाई 1946 में संविधान सभा गठन हो रहा है, नवंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पद की नियुक्ति हुई है नवंबर 1946 में। सबसे पहली जिम्मेदारी संविधान लेखन के क्षेत्र में अगर किसी को दी गई तो सर BN राव थे। ऐसा तथ्य किसी के सामने नहीं है, तो इसलिए इतने महत्वपूर्ण तथ्य को सामने लाना किसी का निरादर नहीं है। मतलब 90% भूमिका संविधान निर्माण में
BN राव साहब की है और 10% भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, यह कहना चाहते हैं? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 90% भूमिका BN राव जी की है और 10% में सब लोग हैं। अच्छा, 10% अरे डॉक्टर बहुत, अम्बेडकर नहीं? बिल्कुल नहीं। आप यह जानिए आदरणीय भाई साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका संविधान निर्माण में शुरू होती है मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कहते हैं, वास्तव में उसका नाम है मसौदा जांच समिति। मसौदा पहले से बन चुका था, उसकी जांच समिति। मसौदा जांच समिति की स्थापना होती है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947, देश आजाद हो चुका है, उनको भारत का कानून मंत्री बनाया जा चुका है। अब इसके बाद मसौदा जांच समिति बन रही है। मसौदा बनाने का काम सर BN राव का था और वो अक्टूबर 1947 में मसौदा देंगे। तब तक मसौदा जांच समिति कोई काम नहीं करेगी, अक्टूबर 1947 से काम शुरू करेगी और फरवरी 1948 में उसको फाइनल करके अपनी ओर से देगी। लेकिन इसके पहले संविधान में तमाम समितियां थी। मसौदा जांच समिति के पहले बहुत सारी समितियां थी। उसमें सबसे बड़ी समिति सलाहकार समिति, सबसे बड़ी समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। मूल अधिकार पर पूरी बहस शुरू में वो करवाए हैं, पूरा फंडामेंटल राइट एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है जो उन्होंने बहस करवाई थी और BN राव जी ने अपने ड्राफ्ट में उसको मेंशन किया था। BN राव जी के संविधान को जब आप पढ़ेंगे, जो मूल उनका मसौदा है उसको पढ़ेंगे, उनके दो मसौदे हैं। एक उनका मूल मसौदा वो है जो संविधान सभा के गठन के ठीक समय पर वो बना कर दे रहे हैं, वो रफ टाइप का, बहुत छोटा सा है वो। और फिर इसके बाद जब संविधान सभा में बहस चल रही है तो उसके बाद वो 243 अनुच्छेदों का और 13 अनुसूचियों का मसौदा देते हैं। वो बहुत विशद है। उन 13 अनुसूचियों में से 8 अनुसूचियों को स्वीकार किया गया और 5 अनुसूचियों को काट करके अनुच्छेद बना दिए गए, तो 315 अनुच्छेद बन गए। चलिए, जो मसौदा BN राव साहब ने तैयार किया जी, उसको जांचने का अधिकार था डॉक्टर अम्बेडकर को? नहीं, जांचने के लिए इनको अधिकृत किया गया, क्या करना चाहिए? दरअसल ये जो मसौदा जांच समिति बनी है, जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो जैसे ये कहना कि ये संविधान बनाना है, जैसे घर बनाना है, हाँ। तो पहले से तय होगा कि इसमें एक नींव खोदी जाएगी, फिर इसमें ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, स्टेप। ये स्टेप भी BN राव ही तय किए थे। अच्छा, क्योंकि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्टेप्स कैसे कैसे होंगे, उसी में कितनी समितियां होंगी, किस समिति का क्या काम होगा, ये सब कुछ BN राव बना करके संविधान सभा को दिए हैं। जैसे प्रस्ताव पेश होगा तो प्रस्ताव में क्या लिखा जाएगा ये तो पंडित नेहरू जी डिसाइड कर सकते हैं, किए हैं, लेकिन प्रस्ताव पहले होगा, ये कौन तय कर रहा था? तो ये तय कर रहे थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। एक तरह वो सभी चीजों के कैप्टन थे, वो सारी चीजों को स्ट्रक्चर वाइज बता रहे थे। इसी नाते वो पूरे दुनिया की यात्रा की थी कि संविधान निर्माण होता कैसे है। तो उसी क्रम में सबसे अंत में मसौदा जांच समिति एक बनेगी जिसमें 7-8 लोग रहेंगे। वो सब लोग मिल करके जो बची खुची चीजें उसको सही करेंगे। और जब आप मसौदा जांच समिति के द्वारा किए गए संशोधनों को देखेंगे तो केवल और केवल अनुच्छेदों को 2 जगह पे कर दिया गया। जैसे सर BN राव ने जो अपने संविधान में एक अनुच्छेद लिखा, उसको संविधान सभा ने 2 टुकड़े में बांट दिया। जैसे अनुच्छेद, उनके मसौदे का अनुच्छेद 16 वो वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 14 और 21 बना हुआ है। मैंने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। तो इस तरह का बदलाव, जैसे कुछ और भी बदलाव किए गए, जैसे वो केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ाने के लिए किए गए हैं। सर BN राव ने लिखा था कि गवर्नर जो है विधानसभा के द्वारा पारित बिल को एक निश्चित समय तक ही होल्ड करेगा, उसके बाद उसको विधानसभा को भेजना पड़ेगा और विधानसभा अगर दोबारा भेजेगी तो उसको अनुमति देनी पड़ जाएगी। आदरणीय भाई साहब, मतलब मतलब उसमें पावर दिया विधानसभा को लोकतांत्रिक पावर दिया, क्योंकि ये लोग चुन करके आए हैं जी, लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने इन्हें प्रतिनिधि बना करके भेजा, इसलिए मसौदा जांच समिति ने वो समय सीमा हटा दी। आज उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? ये सारे अंबेडकरवादी बाबा साहब को श्रेय देते हैं इस बात के लिए कि संविधान उन्होंने लिखा। क्या इनको पता है कि बाबा साहब ने हटाया था? वो समय सीमा बाबा साहब ने हटा दिया। आज भाजपा की सरकार केंद्र में है, नरेंद्र मोदी सरकार, इनके गवर्नर साइन नहीं कर रहे हैं। कई दर्जन विधेयक पेंडिंग है तमिलनाडु में, पहले जब ममता बनर्जी की सरकार थी, पश्चिम बंगाल में, केरल में, कर्नाटक में, और इन पर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने BN राव जी के मसौदे के हवाले से कहा भी कि आपको ये साइन करनी पड़ेगी क्योंकि डेमोक्रेसी है। बाद में रिव्यू पिटीशन गई और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव पड़ा, या क्यों पलट गया सुप्रीम कोर्ट। एक तो ये गड़बड़ किया गया, ये मसौदा जांच समिति ने गड़बड़ी की है। दूसरी एक गड़बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण गड़बड़ी है। अनुच्छेद 21 में एक बदलाव कर दिया गया जो वर्तमान का अनुच्छेद 21 है। सर BN राव लिखते हैं कि विधि की सम्यक प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन और प्राण की स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, दैहिक स्वतंत्रता से। विधि की सम्यक प्रक्रिया उसको ये उन्होंने अमेरिका के संविधान से लिया था। 1865 में अमेरिका का संविधान बना, उससे लिए हैं। ये उनकी किताब में लिखा है, जगह जगह लिखा है कहां से लिए हैं। इस पदावली को हटा दिया मसौदा जांच समिति ने, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कमेटी ने। इन लोगों ने लिख दिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया हटा दिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
ये कहां से ली गई? ये 1946 में जो जापान में संविधान बना था उस संविधान से ले ली गई। 1946 में जापान की स्थिति क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध हार गया था। हारे हुए देश के नागरिकों को जो स्वतंत्रता मिल रही थी वो अपने आजाद देश के नागरिकों को उन्होंने दे दी। तो पंडित नेहरू जी के कार्यकाल में तो इसका दुष्परिणाम नहीं दिखाई दिया। जैसे इंदिरा गांधी आई हैं उन्होंने कई ऐसे कानून बना दिए जो बहुमत के दम पर पारित कर दिए गए थे, लेकिन स्वतंत्रता की गला घोटने वाले थे। जब सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी ने उनको चुनौती दी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का केस है 1978 का, उन्होंने चुनौती दी कि यह कानून तो ऐसा बन गया कि हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। तो सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है और हमने विधि निर्माण की सारी प्रक्रिया पूरी की है, बहुमत के जरिए पारित किया है, ये कर सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि तो बहुत बड़ा घपला हो चुका है। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब बहुमत की द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं है, इसको हम विधि की सम्यक प्रक्रिया के समान अर्थ देंगे और इसको अर्थ से वहां पहुंचाने के लिए, व्याख्या के जरिए उस जगह पहुंचाने के लिए जहां बी एन राव जी ने स्पष्ट लिखा था, कई दशक लगे हैं। और आज जब मोदी सरकार आ गई है तो ये फिर उसी तरह से विधि की स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके SC/ST एक्ट को बढ़ा रही है। पंकज जी, सवाल आ गया है मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पर। जी, एक पहले से ही देखा जाए तो शब्द था नागरिक। जी, आर्टिकल 21 की बात आपने किया है, अनुच्छेद 21 सबसे विशद है, सबसे विशद है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा, डिग्निटी शब्द उसमें दिया गया है संविधान में। तो मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक विनिश्चय बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने नागरिक शब्द को चुनौती दिया। जी, कहा साहब आप अनुच्छेद 21 में क्या केवल जो नागरिक हैं देश के उन्हीं को गरिमा का, उन्हीं के गरिमा का ध्यान दिया जाएगा, वही उन्हीं के जीवन का जो स्वतंत्रता है वह रहेगी, फिर जो आए हैं विदेश से या जो नागरिक यहाँ के नहीं है उनका क्या होगा? तो एक बड़ा विनिश्चय है कि नागरिक के स्थान पर व्यक्ति किया गया नहीं, ये मूल संविधान में व्यक्ति शब्द है। हमारे इस पुस्तक में किन किन अनुच्छेदों में नागरिक है और किन किन अनुच्छेदों में व्यक्ति शब्द है। ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा है तो क्या मेनका गांधी बनाम नहीं, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में नागरिक शब्द पे चर्चा हुई, वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन्होंने बदल करके किया, उसमें व्यक्ति शब्द का उल्लेख है। ये मेनका गांधी का केस क्यों आया था? इन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रताएं देश के भीतर मिलेंगी। दरअसल एक कानून बना करके इंदिरा गांधी जी ने मेनका गांधी को विदेश जाने से रोकने की कोशिश की थी। अच्छा, मेनका गांधी उस समय उनके खिलाफ थी, वो विदेश यात्रा पर जाना चाहती थी, उनको रोकने के लिए एक कानून बना दिया। उस कानून को इन्होंने चुनौती दिया। तो उस समय तर्क यह दिया गया कि ये सारी स्वतंत्रताएं देश के भीतर हैं, विदेश जाने का अधिकार नहीं है। तो वहीं से विदेश जाना, विदेशी व्यक्ति, ये सब चर्चा में आ गया। एक बार फिर से देखना है इसको, क्योंकि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है। नहीं, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि अनुच्छेद 21 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग है। विधिवेत्ता जी हाँ, जी बिल्कुल। नहीं, मैं आपको प्रणाम निवेदित करते हुए कहूंगा, नहीं, इसके हम बता दे रहे हैं, हमारे इस पुस्तक में यहां पर मूल अधिकार का वर्गीकरण किया गया है पृष्ठ संख्या 18 पर। इसमें लिखा गया है कि धारकों के आधार पर मूल अधिकारों का वर्गीकरण, और धारक में लिखा गया है सभी व्यक्तियों को उपलब्ध मूल अधिकार और नागरिकों को उपलब्ध मूल अधिकार। तो व्यक्तियों को उपलब्ध मूल अधिकार में 17, 18, 20, 21 को 22, 23, 24, 26, 28, 21 जो है, जैसे 21 अगर 21 में व्यक्ति नहीं रहेगा तो कसाब को कभी भी गोली मार देंगे, आतंकवादी को कभी भी गोली मार देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति वहां लिखा हुआ है, वहां नागरिक नहीं, वहां मूल संविधान में व्यक्ति है। जी, व्यक्ति लिखा हुआ है। जी, चलिए, एक पर आपने बात किया जो सबसे खतरनाक है जी, और पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो संशोधन हुआ वह काफी खतरनाक है। जी, दूसरा ऐसा खतरनाक संशोधन क्या है जो बार बार आपको प्रेरित करता है, कुरेद रहा है और लगता है कि देश के लिए बहुत घातक है यह संविधान संशोधन? जी, दूसरा संविधान संशोधन एक अनुच्छेद में किया गया है, लेकिन वो दूसरा नहीं है, क्योंकि वो उस अनुच्छेद में 7 बार संशोधन किया गया है। अच्छा, एक ही अनुच्छेद उसमें 7 बार संशोधन किया गया है, वो है अनुच्छेद 334। अच्छा, लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। आप जाति के आधार पर यानी जन्म के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। जो कोई लोकप्रिय होगा चुनाव जीतेगा, लेकिन SC और ST के लिए जो अपवाद स्वरूप आरक्षण लागू किया गया था, जो केवल 10 वर्षों के लिए था, जिस पर संविधान सभा में लोग सहमत नहीं थे, सरदार पटेल जी ने कह दिया था ठीक हम 10 साल तक इसको लागू कर देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में चुनावी सभाओं के दौरान बार बार कहते हैं कि आखिरी चुनाव है जिसमें हमको यह आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आप सक्षम होइए और चुनाव जीत कर आइए। और वो ये भी कहते हैं कि तमाम लोग जो सक्षम हो गए वो चुनाव जीत कर आ रहे हैं। लेकिन इसके जी हाँ, वो कहते हैं 56 में लुधियाना का यह तो बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, भीमराव अंबेडकर ने कहा है अंतिम चुनाव है जिसमें आपको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, अब आप मूल धारा में शामिल होकर के फाइट करिए, बिल्कुल करके आइए। देखिए, मेरी कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से वैमनस्यता न हो सकती है। मेरी
समस्या वे लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या तो झूठी तोहमत के अधीन करते हैं या झूठा श्रेय देते हैं, दोनों ही गलत है। क्योंकि जो उनको झूठा श्रेय देते हैं वो नफरत करते हैं दूसरे समाज से। यह तो बड़ा महान बात है जो बिल्कुल महान बात है। कहा था कि ये लुधियाना की चुनावी सभा में वर्ष 1956 में उन्होंने कहा था। अच्छा, मार्च अप्रैल के आसपास उन्होंने कहा है कि आप अंतिम आरक्षण वाला। जी हाँ, ये उनके बांग्मय में मिल जाएगा, संभवतः भाग 40 में, हिंदी खंड के मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन संभवतः 40 में मिल जाएगा। 38 से 40 के बीच में कहीं मिल जाएगा, खंड 38, 39, 40 इसमें मिल जाएगा। तो एक तो आपके मन में कसक है कि हम 1962 से कब का आरक्षण? 1962 का चुनाव जो विधानसभा का हुआ था, वहां तक हमारे यहाँ फ्री चुनाव था। मतलब आप जब जन्म लिए जिस विधानसभा में, वो आरक्षित थी और अभी भी आरक्षित है जी। आप अगर लड़ना चाहें तो वहां से नहीं लड़ पाए। हमारे जन्म के 14 साल पहले से वो आरक्षित है और हम 50 साल के हो गए, तो 64 साल तो यही बीत गया और 2030 तक है। अच्छा, तो 6 साल और भी है। तो अगर देखा जाए तो हमारे 70 वर्ष की उम्र तक तो हम प्रतिबंधित है। आगे फिर बढ़ेगा अगर हम नहीं विरोध करेंगे तो। और एक और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात बता रहा हूं, एससी और एसटी के लोग अगर कहीं जनरल सीट से चुनाव जीत जाते हैं, जैसे अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीते, तो हम लोग भी जश्न मनाए थे कि जनरल सीट से भी एससी समुदाय के लोग जीत रहे हैं। बहुत लोग जीते हैं। लेकिन इसमें भी एक और घालमेल जान लीजिए, एससी और एसटी को कुल मिलाकर के 24.31% आरक्षण है और उनकी कुल आबादी भी इतनी ही है, यानी उनके कुल आबादी के 100% का आरक्षण है। अब अगर कहीं से भी वो जनरल सीट पर चुनाव जीत जा रहे हैं तो वो उपलब्धि नहीं है, वो अन्य की सीट लेते हैं। दूसरी बात कि एससी एसटी समुदाय में जो ये आरक्षण है, चूंकि 100% आरक्षण है, उनकी आबादी के पूरे बराबर का आरक्षण है और केवल 3 या 4 जातियां ही चुनाव लड़ पाती हैं, जो बहुसंख्यक जातियां हैं। कोई एक डोम का नाम बताइए जो टिकट भी पाया हो। तो ये क्या खेल हो रहा है? यही बात अभी माउंट आबू में एक राजनीतिज्ञों के कार्यक्रम में मैंने सवाल किया था। गुजरात से एक विधायक आए थे, वो एससी समुदाय से थे और वहां की आरक्षित सीट से थे। मैंने उनसे सवाल किया क्योंकि वो सारी समस्या का दोष सवर्णों को गिना रहे थे। बोल रहे थे आज भी कॉपी गलत जांची जाती है। अरे क्या झूठ फैला रहे हैं? कॉपी गलत जांचे चाहे सही जांचे, जब मेरिट की शर्त ही हट गई है, सिलेक्शन आपका जितनी आपकी सीट उस पर आप ही कहोगे हमारा होगा ही नहीं, प्रतिबंधित है वहां, तो हम क्यों आपकी कॉपी गलत जांचेंगे? ये कितना बड़ा झोल है। जितनी सीटें उनके लिए है उस पर हम जा ही नहीं सकते, टच ही नहीं करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 81वां संविधान संशोधन किया है और 82वां में उनकी मेरिट डाउन कर दी गई, तो हम नंबर कम भी देंगे तभी उनका चयन होगा। तो ये कौन सा खेल है? तो इसी पर मैंने उनसे सवाल पूछा कि चलिए जहां पर दूसरे जात समाज पर दोष देना आपने गिना दिया, थोड़ा अपने पर आ जाइए, कह पूछिए। हमने कहा जैसे गुजरात राज्य से आप आते हैं विधायक जी, वहां एससी कम्युनिटी की आबादी, एससी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 6.74% है, 6.74% है और वहां विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 182 है। अगर 182 सदस्यों का हम 6.74% निकालें तो 12.26 आएगा। अब चूंकि 0.26 तो दिया नहीं जाएगा तो 12 दिया जाएगा, 13 सीट दी गई है, यानी 100% से भी ज्यादा दी गई है। इसके बाद भी शोषण जारी है। और फिर अगली बात मैंने पूछ दिया कि एक तो 1.25 सीट किस वर्ग की लेकर बैठे हैं ये बता दीजिए, और 36 जातियां कहे, हाँ 36 जातियां स्वीकार किए वो कि उनके यहाँ शेड्यूल कास्ट की प्रमुख 36 जातियां, कुल 60 है, उनके प्रमुख 36 है। हमने कहा इसमें से केवल 4 जाति के लोग ही 13 सीटों पर विधायक का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। कहा ये भी सच है। हमने कहा तो अगर ब्राह्मण चमार का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, यादव चमार का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, तो चमार धोबी का क्यों कर रहा है? चमार डूम का कैसे कर ले रहा भाई? कैसे कर ले रहा है? इसी किताब में एक केस है, इसके पृष्ठ संख्या 59 पर मैंने उल्लेख किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बनवारी लाल का यह केस है। उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 1951 में एक गांव के नाइयों और धोबियों को आदेश दिया है कि आप चमार जात के लोगों का कपड़ा धुलेंगे और बाल काटेंगे, आप जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इसका मतलब तो यह है कि वो भी भेदभाव आपस में करते थे, आज भी करते हैं। हाँ, करते हैं। तो जब भेदभाव सब एक दूसरे से कर रहे हैं, अरे वही धोबी का आज भी नहीं खाते हैं, डोम का नहीं खाएंगे जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ। और यही नहीं जी, शादी करके देख लें, शादी ही नहीं करेंगे, आपस नहीं करेंगे। और इसका अभी पहले इस पर आते हैं। तो फिर जब इतना भेदभाव है कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को निर्णय देना पड़ा है और आज भी उसको ये नहीं मान रहे हैं, चलिए हम तो मनुवादी हैं, नफरतवादी हैं, शोषक हैं, ये जिन लोगों ने शोषित होने के नाम पर आरक्षण लिया, वे अपने में जातिवाद इतना इसलिए करके शेष जातियों का हिस्सा हड़प रहे हैं। न्याय की बात कौन करेगा? तो हमें प्रतिबंधित करके किसी एक जाति को उसके जनसंख्या के अनुपात में 400 गुना आरक्षण का लाभ लेने दिया जा रहा है। यह संविधान की कौन सी साम्यता है, कौन सी समानता है? इसीलिए सच संविधान का लिखने की जरूरत पड़ी है जी।
पंकज जी, बड़ी अच्छी चर्चा हम लोगों की चल रही है और इस पर तमाम कमेंट्स भी आएंगे जी। और कुछ प्रतिकूल आएंगे, कुछ अनुकूल आएंगे, कुछ में गाली दिया, सांच को आंच नहीं। बहरहाल जी। जो आप लिखे हैं सच संविधान का, उसी के आलोक में अगली चर्चा यह कि जिस प्रकार आपने कहा कि दलित वर्ग में तमाम जातियां हैं, 36 जातियों का आपने उल्लेख किया जी, गुजरात में। जी, यहाँ तो और भी ज्यादा, यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ बहुत ज्यादा हैं और यहाँ भी 3, 4, 5 जातियां हैं, जैसे मान लीजिए चमार हैं, जाटव हैं और पासवान हैं, कुछ ऐसे ही लोग हैं जहाँ खटिक समाज के लोग जहाँ संख्या में अधिक है, वहाँ थोड़ा बहुत है और उसके बाद शेष का तो कहीं कोई नाम नहीं है जी। कहीं मान लीजिए अगर 1% ही हलालखोर है, 1.5% डोम है, तो जो इनका 23-24% आरक्षण है उसमें 1% उनका क्यों नहीं? उनका 1% रखिए, खाली रखिए, उसके बाद शेष में बांटिए, जिसकी जितनी संख्या। अब कांसीराम जी पर आते हैं, कांसीराम जी ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस विषय पर बात क्यों नहीं होती है कि आखिर जो दबे हुए लोग हैं और दबते जा रहे हैं, उनको उठाने के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं और संविधान हमारा इस मामले में लाचार है। नेता लोग लगातार संविधान संशोधन करके देश को कहां ले जा रहे हैं और उनका क्या होगा जो निचले स्तर पर है? ऐसे तमाम जातियां हैं। आपने कहा कि इस पर बात क्यों नहीं हो रही है, मैं कहूंगा कि इस पर बात सुनी क्यों नहीं जा रही है। कारण यह है कि जो बात सुना रहा है वो कौन है? वो तो इतने पीड़ित हैं, इतने नीचे हैं कि बात अपनी कहने लायक नहीं है अभी, और उनका जो हक खा रहा है, वो जो बात कह सकते हैं उन पर तोहमत मर दे रहा है कि 500 साल से शोषण किए हैं। इसीलिए सर बी एन राव की तस्वीर लगानी पड़ी है, इसीलिए इन 17 संशोधनों की लिस्ट सबको बतानी पड़ी है कि तुम जिनको नागनाथ सांपनाथ कहते हो, वास्तव में ये तुम्हारे लिए नागनाथ सांपनाथ नहीं है, ये हमारे लिए नागनाथ सांपनाथ है। अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव नहीं, दोनों के लिए है। नहीं, अभी मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बाद में उसको दूसरे रूप में बताऊंगा। इसलिए उनके लिए नहीं है उनके हिसाब से, क्योंकि वो इन्हीं आरक्षणों के लाभ को संविधान का लाभ बताते हैं, जबकि उनकी हानि है। उनको मीठा जहर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिसको वो अमृत समझ रहे हैं, वो अमृत भी उनके जिसको अमृत समझ रहे हैं वो उसने दिया है, जिसको सांपनाथ नागनाथ कहते हैं। और सवर्ण समाज जिसको अपना मित्र समझता है, इन्हीं लोगों ने सवर्णों को और ओबीसी को डसा है। तो अब सवाल यह बनता है कि जब यही समाज उनके हक की बात करेगा, किसके? डोम के, मुसहर के, हलाल के, कलाल के, यही समाज तो बात करेगा। लेकिन वह समाज क्या समझा दे रहा है कि पंकज त्रिपाठी मनुवादी है, ये तो अंबेडकर विरोधी है, ये तो शोषक है, इसने 5000 साल से तो पानी नहीं पीने दिया गया, और इस तरह से SC ST एक हो जाओ तो वो हमारे प्रति अविश्वास हो जाए दूसरों में, जिससे कि उनको अपने नीचे बंधक बनाकर रख सके। यह सुनियोजित साजिश है, और इस साजिश में सवर्ण समाज के नेता और SC समाज के आगे बढ़ गए लोग दोनों शामिल हैं, ये दोनों शामिल हैं इसमें। और जिनके लिए आप लड़ रहे हैं जी, वही झंडा उठा करके आएंगे और कहेंगे संविधान खतरे में है और यही लूटने वाले हैं, जबकि लूटने वाले तो उन्हीं में से हैं जो अग्रिम पंक्ति में हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, वही असली शोषक। देखिए भाई साहब, रात में बिजली जाने पर अंधेरा होने का डर रहता है, रात में स्विच ऑफ कर देने पर अंधेरा होने का डर रहता है, रात में बल्ब के फ्यूज हो जाने पर, जनरेटर के बंद हो जाने पर अंधेरा होने का खतरा होता है। जब ये सूरज उग जाएगा ना सच संविधान का, और ये 17 संविधान संशोधन सबके समझ में आ जाएंगे, तो फिर ये झंडा डंडा कोई असर नहीं करेगा, कोई असर नहीं करेगा। इतना प्रकाश होगा कि इस तरह से अंधियारा लाने वालों का कहीं कोई जगह नहीं बचेगी, कहीं टिक नहीं पाएंगे। एक सवाल तो मैंने पूछ दिया था वहां, वो विधायक जी मोदी जी से परामर्श करके बात करेंगे, यही आश्वासन दिए हैं। नहीं, मोदी जी से क्या परामर्श करेंगे? मोदी जी जब सदन में कहते हैं मैं अति पिछड़ा हूं जी, इसे किस रूप में ले रहे हैं? क्या मोदी संविधान के खिलाफ ले रहे हैं? ये संविधान की शपथ के खिलाफ है, भारत के संविधान के शपथ के। हाँ, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर जो भाषण है, शपथ पर एक बार चर्चा, शपथ पर भी संविधान जी की जो शपथ लेते हैं जी, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी का यह बयान बिल्कुल जो सदन में कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा हूं, कैसे इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? हमारे अगर संविधान के शपथ का उल्लंघन किया है तो उनके ऊपर क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि हर चीज के लिए क्या होना चाहिए, तो ये उपाय है, लेकिन हर उपाय अदालती नहीं है। सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, लेकिन जब जनता संविधान को जानती ही नहीं कि उसके पास शक्ति क्या है, तो उस उपाय को कैसे अपनाएगी? सही बात तो यह है, ये देखिए हमने इसमें शपथ का प्रावधान भी लिखा है कि कोई भी सदस्य जो चुना जाएगा वो कैसे कैसे शपथ लेगा। हमने सारा शपथ का प्रावधान यहाँ पर किया हुआ है अपनी किताब में, और इसमें जो है संविधान के पालन की शपथ लेते हैं। और संविधान के पालन की शपथ किस रूप में? नरेंद्र मोदी के रूप में नहीं, अपनी माता के पुत्र के रूप में नहीं, जिसके पति हैं उनके पति के रूप में नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर
संविधान का पालन करेंगे, यही तो शपथ है ना। और भारत के प्रधानमंत्री पर सीधी शर्त है कि भारत सरकार जो है मूल अधिकारियों के खिलाफ बात नहीं करेगी, और मूल अधिकार कहते हैं कि जाति भेद की बात नहीं होगी, जाति विद्वेष की बात नहीं होगी। तो यह अनुच्छेद 15 के खिलाफ, अनुच्छेद 16 के खिलाफ, अनुच्छेद 14 के खिलाफ, अनुच्छेद 21 के खिलाफ उनकी बातें हैं। जिस दिन भारत की जनता जान जाएगी कि इस तरह की जाति क्या वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, अनुच्छेद 19 पर भी बात करें जी, तो इसको किस रूप में ले रहे हैं इनके बयान को अनुच्छेद 19 के आलोक में? देखिए, वो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी है तो क्या सब कुछ बोलेंगे, जो चाहेंगे वो बोलेंगे? नहीं, पहली बात तो यह है कि बहुत सारे मूल अधिकार हैं, लेकिन वो अगल बगल नहीं रखे गए हैं। वो अगल बगल आपको रखे दिखेंगे, लेकिन उसमें क्रम बनाया गया है कि कौन किस क्रम में रहेगा। जैसे एक नागरिक के तौर पर मेरे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, लेकिन गोरखनाथ के मठ में क्या प्रबंधन चलेगा उस संस्था का एक प्रबंध का अधिकार है। अब मैं एक नागरिक के नाते जाता हूं और मैं कहूंगा कि मैं यहां रात के 3 बजे पूजा करूंगा, तो मेरी स्वतंत्रता चलेगी कि मठ के प्रबंधन की चलेगी? तो अनुच्छेद 26 में उनका अधिकार प्रबंधन का, किसी भी संस्था का, कोई रात के 3 बजे जाए मस्जिद में क्या नमाज पढ़ेंगे, तो हम मस्जिद का अधिकार नागरिक की स्वतंत्रता से ऊपर है। यानी अनुच्छेद 25 से 26 को ऊपर रखा गया है, यानी क्रम है। इसी तरह से अनुच्छेद 19 जो है 14, 15, 21 के नीचे है। अनुच्छेद 19 जो है वो बहुत नीचे है। वो तो सबसे पहले लोक व्यवस्था के आधार पर रोक दिया जाएगा, और नफरत फैलाना, जातिगत विद्वेष फैलाना लोक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली बात है। तो ये अपने आप में उसके अधीन है। लेकिन ये जनता तब बात करेगी जब जनता इसको समझेगी, जब जनता जानेगी कि संविधान में शपथ क्या है और कार्य लोग क्या कर रहे हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि इतने सारे संशोधन किए हैं भाजपा ने, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। अब भाजपा ने केवल एक धारा जनता को बताया था, उसी में संशोधन करना है, वोट दे दो। 370 में संशोधन का वादा करके, घोषणा करके, चुनावी माहौल बना करके इन्होंने 40 साल भरमाया, और उसी बीच इन्होंने 12 बार संशोधन कर दिया संविधान में। और ये सारे संशोधन जातिगत विधान वाले हैं, और सारे जातिगत विधान सामान्य वर्ग और ओबीसी के खिलाफ हैं। ये कभी बताए? जब हिंदू कोड बिल का विरोध हो रहा था जनता में 1951 में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहस कर रहे थे, जब जनता में विरोध हो रहा था, तो डॉक्टर भीमराव चाहते थे कि उसको पेश कर दिया जाए। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं पेश करेंगे, क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं। अक्टूबर 1951 से चुनाव शुरू होने वाला था, हम चुनाव में जा रहे हैं, हम चुनाव में इसको मुद्दा बनाएंगे और जनता से इस पर सहमति लेकर आएंगे, वोट पाकर जीत जाएंगे, फिर अपने आप कोई नहीं मना कर पाएगा, क्योंकि हम इसको मुद्दा बनाकर जीते होंगे। इसीलिए 1952 के 51-52 के चुनाव में कांग्रेस ने, नेहरू जी ने उसको मुद्दा बना दिया था, हिंदू कोड बिल को, और उस पर जब उनको बहुमत मिल गया तो आसानी से पारित हो गया। तो 334 को उनको मुद्दा बनाना चाहिए कि नहीं? 335 मेरिट में कमी करने वाले संशोधन कर रहे हैं, मुद्दा बनाना चाहिए कि नहीं? 370 तुम मुद्दा बनाते हो, 44 तुम मुद्दा बनाते हो, वो कभी नहीं निभाते हो, और ये तुम बिना मुद्दा बनाए जो करते जा रहे हो कभी बताते हो जनता को। तो इसका मतलब ही है, एक चीज बताइए, जनता जानने का प्रयास करती है? नहीं, जनता नेताओं पर विश्वास। जब जान गए हैं कि जनता इसका प्रयास नहीं करेगी, जैसे चाहूंगा वैसे नचाऊंगा, जैसे हनुमान जी को नचाते हैं, हनुमान जी आगे आगे ठुमक ठुमक कर नाचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे, और यहाँ से रिमोट होगा, हनुमान जी को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, या सब होगा राम जी को उंगली पकड़ करके ले जाएंगे। तो उनको पता है, और जनता यही कहेगी कि देखो अयोध्या में कभी हेलीकॉप्टर से राम जी आए थे, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी हेलीकॉप्टर से। जब जनता को यही जरूरी है, इसी पर खुश है, तो क्यों करने जाएंगे? नहीं, दरअसल देखिए, जनमत तैयार करने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं। जैसे हम आप जो कर रहे हैं, जनमत तैयार कर रहे हैं, तो सच संविधान का सबके सामने आ रहा है। सच संविधान का लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि झूठ बहुत ज्यादा फैला दिया गया। झूठ कितना फैला दिया गया? झूठ इतना फैला दिया गया कि हमारे ही समाज जात के लोगों ने हमारे खिलाफ ही संशोधन किए, हमारे ही जाति समाज के लोगों ने संविधान में सर्वाधिक योगदान किया, और हम ही को विदेशी बता करके या शत्रु बताकर मारने, काटने, भगा देने की बात वह समुदाय कर रहा है, या उसको भ्रमित करके करवाई जा रही है जिस समाज के लिए हमने अपनी परंपराएं तक छोड़ दी। तो अब इस नाते जगाने की जरूरत। परंपरा क्या छोड़ा आपने? परंपरा, हमारी परंपराओं में क्या था? जो हमारी परंपराओं में था, जिसमें हमारे धर्म के हिसाब से जो भी मान्यताएं थी, जैसे मंदिरों में प्रवेश की बात है, संविधान में लिखा हुआ है कि मंदिर हिंदू के सबके लिए खुलेंगे। हमने तो लिखा कि सबके लिए खुलेंगे। अगर हमने ही रोका था, मैं मान लेता हूं, चलिए हम ही ने रोका था, तो हमने तो लिखा भी कि हम खोलेंगे सबके लिए, लेकिन हमने ये तो नहीं लिखा था कि स्कूल सबके लिए बंद होंगे, कुछ लोगों के लिए स्कूल सबके लिए खुलेंगे, ये लिखा गया। लेकिन जब स्कूल सबके लिए खुल गए तो संशोधन करके लिख दिया गया कि हमारे लिए बंद होगा। तो ये तो गलत है ना। तो अब ये बताने की जरूरत पड़ गई है। तो जनता को जागरूक करने में कुछ लोग आते हैं। पार्टी अपने निहित स्वार्थ के लिए घिनौना काम अगर कर रही है तो समाज के सामने आएगा, और समाज के सामने जब तक नहीं आएगा तब तक उसकी कीमत वही चुकाएगा जो उस पर भरोसा किया है। जैसे एक और बात मैं करूंगा, 334 उन लोगों ने बदल दिया, 335 बदल दिया, अनुच्छेद 15 बदला, अनुच्छेद 16 बदला। एक अनुच्छेद तो बदला ही नहीं, बर्बाद कर दिया। और एक का कि मैं 2 अनुच्छेद कहता हूं क्योंकि दोनों में एक ही बात है, अनुच्छेद 38 और 39, 38, 39 सुस्पष्ट शब्दों में लिखा है कि देश की संपदा का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए।
देश की जो संपदा है, जो पूंजी है, जो संसाधन है, वो कुछ व्यक्तियों के हाथ में नहीं जाने चाहिए। उस पर सामुदायिक नियंत्रण होना चाहिए। और एक तरफ जातिगत आरक्षण बढ़ा करके कुछ समाज को खुश करने वाले लोग, दूसरे समाज से झगड़ा भिड़ाने वाले नेता अनुच्छेद 38-39 में बिना बदलाव किए ही आदेशों से उसको बदल रहे हैं। जैसे सारी संपत्तियां प्राइवेटाइज की जा रही हैं। आप चले जाइए, पूरे भारत में रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, पूरे भारत में रेलवे ट्रैक बिछ रहा है। हंसदेव का जंगल अडानी को दे दिया गया, हंसदेव का पूरा जंगल ही अडानी को दे दिया गया, और वहीं से खदान से माल निकाल करके पोर्ट तक भेजने के लिए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। सड़कें, हमारे आपके युवा अवस्था में भी सड़कें थी ना, टोल प्लाजा था, नहीं था। क्या वो सड़कें अंग्रेज बना के गए थे? उस समय सरकारों ने सड़क नहीं बनाई। उस समय भारत में कितने लोग सर्विस टैक्स देते थे? तमाम पुल बनाए अंग्रेजों ने, सड़कों को भी उनका। नहीं, अंग्रेज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अलग टैक्स तो नहीं लेते। टैक्स नहीं लेते थे। मैं अंग्रेजों के जाने के बाद से और टैक्स वाली, टोल टैक्स वाली सरकारों के आने के बीच की बात अभी कर रहा हूं। क्या बीच में सड़कें नहीं बनी? ये टैक्स कब से शुरू हुआ? ये टैक्स अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुआ। अच्छा, हाँ। और अब की स्थिति तो यह है कि आप कहीं जाइए, अभी मैं इटावा जा रहा था, 2 लेन की सड़क है, उस पर भी लग गया है टोल टैक्स। आप एक कदम भी बिना टोल के नहीं चलेंगे, तो हमारा टैक्स कहां जा रहा है? ये टैक्स किसके पॉकेट में जा रहा है? तो बहुत सारा घालमेल है, और वो सारा घालमेल पर कोई चर्चा न कर पाए, इसीलिए अनाप शनाप आरक्षण बढ़ाया जा रहा है। आरक्षण बढ़ा करके डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को ऊंचा किया जा रहा है, ताकि जिसको दिया जा रहा है वो ये जाने कि सब तो बाबा साहब ने दिया, और हमको शत्रु वो बताते रहे। बाबा साहब जो चाहते थे वो हुआ ही नहीं। वो हुआ ही नहीं। अब बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि उनके समाज के लोग अशिक्षित रहें लेकिन नौकरी पाएं। ये कभी नहीं चाहते थे। एक बात के लिए बिल्कुल वो मूल धारा में बिल्कुल फाइट चाहते थे। वो इसकी तारीफ करते थे, जो फाइटर थे उनकी तारीफ करते थे। लेकिन उनको आज उनके जानने वालों को सिर्फ इतना ही पता है कि सब बाबा साहब ने लिखा, जबकि ये 17 संशोधन अगर आज हटा दिया जाए तो जो चीजें इनको मिल रही है, जिनके लिए बाबा साहब को श्रेय दे रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बाबा साहब ने दिया ही नहीं है। इसीलिए बीएन राव जी की तस्वीर लगानी पड़ी है, ताकि जागरूकता का एक अवसर और आधार मिले और असली नायकों को भी सामने लाया जाए। पंकज जी, नरेंद्र मोदी जी के समय में जी सबसे खतरनाक जो संशोधन हुआ है या देश के लिए जो घातक इनका कोई निर्णय है, उस पर चर्चा हो जाए। जी देखिए, मेरा स्लोगन तीसरा इनका है, 2 बार पूरा किया। इन्होंने सबसे घातक संशोधन किए हैं SC ST कानून को बढ़ाने में, एकदम विष बोने वाला काम। लेकिन यह तो अंग्रेजों के समय में 1989 कांग्रेस के समय। हाँ, कांग्रेस के समय 1989 जी। तो इनकी क्या भूमिका है? कांग्रेस ने बनाया SC ST एक्ट। देखिए, पहली बात तो यह कि 1989 के भारत में और 2015 के भारत में अंतर था। ये तो मानेंगे, पूरा भारत मानेगा कि 1989 के भारत में सामाजिक दूरी ज्यादा थी, 2015 में बहुत बदलाव हो चुका था। 1989 में भी 1947 की तुलना में बदलाव हो चुका था। तो कोई भी चीज अगर 1989 में कोई दवा बनाई गई तो उतनी ही खतरनाक रही होगी रिएक्शन के लिए जितना 2015 में, पहले तो ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, वर्ष 1989 में जब कानून बना था तो वो इतना बड़ा था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 बार संशोधन करके उसको इतना बड़ा कर दिया है। तो जबकि समस्या घट गई, दवा का डोज कम करना था, इन्होंने दवा का ओवरडोज बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है? अच्छा, थोड़ा सा रोकेंगे जी। 1989 में जब SC ST एक्ट लाया गया तो CRPC IPC जो भी प्रचलित कानून थे वो क्या इसे रोकने में नाकाम थे? तब 1989 में SC ST एक्ट लाया गया। नंबर 2 जो इन्होंने संशोधन किया तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खंडपीठ ने क्या निर्णय दिया था और SLP इन्होंने कैसे लाया, इस पर भी चर्चा करेंगे। जी, SC ST एक्ट वर्ष 1989 में तब बनाया गया जब उसके पहले 2 घटनाएं घटी थी। एक घटना घटी थी 1976-77 में, 77-78 में बिहार में, जहां कुर्मी जात के लोगों ने वहां शायद दुसाध जात के लोगों का एक हत्या की थी, जिस पर इंदिरा जी हाथी पर चढ़कर गई थी। तो एक तो वो कांड हुआ था। इसके बाद तमिलनाडु में एक घटना घटी थी राजीव गांधी के समय में, वो सामूहिक नरसंहार थे एक तरह से। तो उसी के बाद ये कानून लाया गया। वर्ष 1989 का जो जातिगत विधान है, मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी दवा का एक समय जरूर होना चाहिए, उसमें समय नहीं लिखा हुआ है। इस नाते उसको भी खतरनाक बनना ही था आगे चल करके, या कोई दुरुपयोग करना चाहे तो। लेकिन उसमें बहुत सारे चेक एंड बैलेंस थे। जैसे एंटीसिपेटरी बेल पर रोक नहीं थी, जैसे छोटे अपराध अजमानती नहीं थी। इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है, उस पर हमको बात करना जरूरी है। क्योंकि हम अगर ये कहेंगे कि जो बनाया वो भी उतना ही गुनहगार है जिसने बढ़ा दिया, तो ये बेईमानी 2-3 कारणों से हो जाएगी। कांग्रेस के तो बहुत सारे पाप हम गिनाएंगे, शाम तो शाम हो जाएगी गिनाने में। सबसे बड़ा पाप तो यह कि जाति जनगणना कराना है राहुल गांधी। इनकी दादी ने हमारे
चाचा ताऊ से भैया से कहा कि अपने परिवार नियोजन अपना लो, हमने अपना लिया, जनसंख्या कम कर ली। क्यों कर लो? क्योंकि देश की आबादी बढ़ी हुई है, संसाधन पर बोझ है, कम कर लो। और हमने कम कर दिया, और जब हमने कम कर दिया तो राहुल गांधी आते हैं, कहते हैं जिनकी ज्यादा संख्या उनको ज्यादा हक मिलेगा, यानी हमें सजा दे रहे हैं। अब तो कांग्रेस के बहुत सारे पाप है। इसमें राहुल गांधी को ही क्यों कह रहे हैं जी? नरेंद्र मोदी ने कहा जाति जनगणना महापाप है, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक जाति जनगणना नहीं होने दूंगा। बात पूरी हो जाए। इन्होंने कहा हमारी 4 जातियां, किसान, नौजवान, महिलाएं और ऐसे ही कुछ बोला था, सैनिक जी, हाँ जो भी बोला था, 4 हमारी जातियां हैं और मैं इसको होने नहीं दूंगा जी। फिर खट से पलटा मार करके इन्होंने कहा जाति जनगणना हो रही है। तो राहुल गांधी ही क्यों, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? राहुल गांधी को मैं इंदिरा गांधी की तुलना में खड़ा किया हूं, क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता थी, उन्हीं के वारिस है, रक्त वारिस नहीं, राजनीतिक वारिस है, अपनी ही पार्टी की आइडियोलॉजी से डेविएट हुए। इस नाते मैंने कहा, शेष तो मैं कहता हूं कि राहुल जाल बिछाता है, मोदी हमें फंसाता है। ये सारे संशोधन जितने जातिगत विधान के हुए दोनों पार्टियां मिलकर करती हैं, और सवर्णों के दिमाग में भर देती है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा मित्र है। चलिए अब SC ST जी, तो SC ST में अब संशोधन इन्होंने 2015 में किया। और भाई साहब एक बात बड़े गौर करने की, मैं आपके दर्शकों से चाहूंगा कि वो ध्यान देंगे इस बात की तरफ कि 2015 का मौसम देखने, माहौल देखने देश का, राजनीति का, 2014 से ठीक पहले, यानी चुनाव के ठीक पहले अन्ना आंदोलन चला था, भ्रष्टाचार हटाओ, और उसी के बाद नरेंद्र मोदी हीरो बनकर के आए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जब उस समय सबका साथ मिला, सबका विकास होना था, सबका विश्वास मिला, तो सबसे पहला कानून SC ST एक्ट को बढ़ाने का इन्होंने क्यों कर दिया? उस समय कहीं कोई आंदोलन SC ST के लोग अन्य वर्ग के लिए नहीं कर रहे थे। इन्होंने आते ही वर्ष 2015 के 31 दिसंबर को दोनों सदनों से पारित करा करके SC ST अमेंडमेंट एक्ट 2015 राष्ट्रपति को भिजवाया। 2016 के जनवरी में साइन किया राष्ट्रपति महोदय ने उस समय। उसमें इन्होंने जो राजीव गांधी की सरकार ने बनाया था, जिसको VP सिंह की सरकार ने लागू किया था 1990 में, उस अधिनियम को 2.5 गुना बढ़ा दिया, सजा की मात्रा बढ़ा दी, बहुत सारे अपराध बढ़ा दिए। जैसे उसमें एक अपराध है कि SC ST समाज जिस किसी दिवंगत को अपना महापुरुष मानता है, उनका निरादर अपराध होगा। निरादर और अपमान में अंतर है, और निरादर भी नहीं, अनादर अपराध होगा। अब मैंने यहां भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह सर BN राव की फोटो छाप दी, कहो कोई कह देगा अनादर आपने कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्योंकि अनादर क्या है? आपके आने पर मैं नमस्ते न करूं तो अनादर है, लेकिन अपमान अलग है। अनादर को अपराध बना दिया। और एक बात भी है, उसमें यह नहीं लिखा कि वो किसको आदर्श मानते हैं। तो कल को कोई SC ST समुदाय का व्यक्ति नरेंद्र मोदी पर ही मुकदमा लिखा दे कि नेहरू जी को अपना आदर्श मानता है, महापुरुष मानता है, क्योंकि जो दिवंगत है उसकी जात उसमें नहीं लिखी है, और ये बार बार नेहरू जी पर तोहमत मरते हैं, नहीं तो इन्हीं पर केस हो जाएगा। वो कह देंगे वशिष्ठ मुनि जी हमारे आदर्श हैं जी, और उनका अनादर ब्रजभूषण दुबे ने किया। हाँ, तो SC ST तो लग नहीं रहा है। आज जो झंडा गिरने पर अपराध जो ब्राह्मण परिवार पर SC ST लग गया, अनावश्यक विस्तार। इसी नाते मैं कहता हूं कि 2015 में जो ये संशोधन हुआ, अनुच्छेद 21 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, और इसी नाते मैं कहता हूं कि ये SC ST खत्म किया जाएगा। तो एक तो ये किया इन्होंने, और उससे ज्यादा खतरनाक 2016 में किया। दरअसल जब कोई अधिनियम बनता है तो उसकी एक नियमावली बनती है, रूलिंग बनती है। तो वर्ष 1989 में SC ST एक्ट बना, 1990 में लागू हुआ, लेकिन उसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए 1994 में नरसिम्हा राव सरकार ने उसकी नियमावली बनाई। तो उसको कहते हैं SC ST रूल्स। SC ST एक्ट 1989 1989, SC ST रूल्स 1994। उसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने बदलाव कर दिया। जो नरसिम्हा राव ने बनाया था उसमें क्या था कि ऐसा कोई अपराध जिसमें अंग भंग हो जाए, घर जला दिया जाए, घर गिरा दिया जाए, रेप भयानक कर दिया जाए, मर्डर हो जाए, तब मुआवजा की व्यवस्था थी ऐसे अपराधों के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया, हर एक अपराध की सूचना देने वाले को पैसा। जैसे कोई अगर आप FIR जाकर लिखवा दे कि फला जो है भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, तो उसको 25,000 रुपए तत्काल मिलेंगे। चालान अगर हो गया तो 50,000 और मिलेंगे, और अगर कोर्ट से उनको सजा हुई तो 25,000 और मिलेंगे। यानी कि चालान नहीं जी, आरोप पत्र दाखिल हो गया, वही सिर्फ चालान कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में, उसको दूसरी भाषा में चालान कहते हैं, आरोप पत्र चालान, वही जी, चार्जशीट उसको अंग्रेजी में कहते हैं। 50,000 मिल गया, 50,000। और ये छोटे अपराध में, ये सबसे छोटे से छोटे में, जो बड़के अपराध है भैया, उसमें 8 लाख का मुआवजा है। तो सूचना देते ही उसका 25% 2 लाख, और अगर चालान यानी चार्जशीट फाइल कर दिया पुलिस वाला तो 4 लाख और 6 लाख। अब इसका दुष्परिणाम बता देता हूं। एक व्यक्ति इसी अपराध को करने के लिए हत्या और हत्या का प्रयास, बलात्कार का प्रयास इसी 8 लाख वाले मुआवजे की श्रेणी में है।
तो वो अपने पिता पर गोली चलवाया ताकि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लिखवा सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उसके पिताजी को तो पता नहीं था, वो गोली पिता को यहां लग गई या यहां लग गई, अखबार में आया था ये, और वो मर गए। और उसको पड़ोस के ठाकुर साहब को फंसाना था, तो पैसा तो अटेम्प्ट टू मर्डर पर भी मिलना था, मर्डर पर भी मिलना था, तो मर्डर पर भी उसने केस लिखवा दिया। ठाकुर साहब तो गए जेल में, उसको 2 लाख तत्काल मिल गया, चालान भी हो गया तो 4 लाख और 6 लाख रुपए मिल गया। लेकिन जब मामला सुनवाई में गया है और इधर पुलिस जब पूरी जांचबीन अच्छे से करने लगी, सब चीज मिलाई है, तो वहां से सारी बातें खुल गई। ये क्या है? ये किस तरह का विधान है? मैं स्वयं कहता हूं कि हर एक कानून है जिसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए SC ST के दुरुपयोग पर चर्चा क्यों, लेकिन यही एक ऐसा कानून है जिसमें शिकायतकर्ता को पैसा दिया जा रहा है, चाहे उसको व्यक्तिगत तौर पे कोई हानि हुई हो ना हुई। जैसे अगर धर्म का कहीं अपमान हुआ, जाति का कहीं अपमान हुआ, तो केवल मेरी ही हानि नहीं है, मुझे पीड़ा हुई, लेकिन पूरे समाज की हानि है। इसको पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। पब्लिक न्यूसेंस में पैसा किसी भी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, बल्कि करने वाले को केवल सजा दी जाती है। लेकिन इन्होंने पब्लिक न्यूसेंस में भी सूचनादाता को पैसा देने की बात कर दी। ये लीगल कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है, ये अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। अब कौन चुनौती देने जाएगा? चुनौती लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक तो पहले कोई जानकारी हासिल नहीं कर रहा है। कतिपय न्यायालय जिस पर कर रहे हैं, जैसे झूठी सूचना पर फिर उन पर काशीनाथ महाजन के मामले में, काशीनाथ महाजन के मामले में आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जैसे दीपक जी जब मुख्य न्यायमूर्ति थे तब बेंच की बात आपने की, तो भी मैं पूरी कर दूं। हाँ, काशीनाथ महाजन जी को वर्ष 2016 में इसी बदलाव के बाद फंसा दिया गया। उन्हीं के निचले कर्मचारी ने उन पर मुकदमा कर दिया फर्जी, और बहुत परेशान हो गए। तो वो इसके खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, एंटीसिपेटरी बेल तो होगी। एंटीसिपेटरी बेल क्या है कि हमारे पर कोई मुकदमा लिखा दिया गया तो हम जाएंगे माननीय उच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय देश का दूसरा बड़ा न्यायालय, जहां हम ये कहेंगे कि हुजूर हमारे खिलाफ जो सूचना दी गई है प्रथम दृष्टया असत्य है, मैं उस टाइम पे वहां था, ये मुझे जेल में डालने के मकसद से कृपया एक बार जांच करवा लीजिए। ये कहने का अधिकार भी बंद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। यानी उच्च न्यायालय पर भी भरोसा नहीं। ये क्या हो रहा है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह कानून बहुत ज्यादा कठोर बन गया है, इसको थोड़ा शिथिल किया जाना चाहिए। इसका दुरुपयोग, इसका ऐसा बन ही गया कि दुरुपयोग होगा। आनन फानन में 2018 में संशोधन हुआ। आम जनता केवल इसी संशोधन को जानती है क्योंकि आम जनता को इन लोगों ने यह दिखा दिया कि SC ST समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए थे, इसलिए संशोधन किए। जबकि सड़कों पर तब आए जब 2015 और 16 का संशोधन हो गया था और उससे दुरुपयोग हुआ था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बोला था। तो इसी नाते सच संविधान का लिखना और जनता में लाना नहीं, एक चीज बताइए, जरूरी है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी के साथ अन्य जजों की जो टीम थी, उन्होंने कहा कि यदि संज्ञेय अपराध होता है, जैसे सर फाड़ दिया गया, इसका आपने उल्लेख किया, घर जला दिया गया और अंग भंग कर दिया गया, तो ऐसे मामलों में तुरंत अपराध दर्ज किया जाएगा जी। और यदि केवल जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है तो जांच होगी, 1 सप्ताह के अंदर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा जी। इस मामले में केंद्र सरकार ने SLP दाखिल किया, विशेष अनुमति याचिका, कि हुजूर हमारी बात फिर से सुना जाए। इस मामले में बताते हैं, चूंकि आप विधिवेत्ता हैं, इस मामले में बताते हैं कि SLP उन्होंने स्वीकार कर लिया सर्वोच्च न्यायालय ने। सुनवाई चल ही रही थी कि अध्यादेश ले आकर के नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे ठोक दिया जी। क्या है? यही है, यही किया उन्होंने, अध्यादेश उसी समय ला दिया ताकि जैसे निर्णय जो असंवैधानिक घोषित किया वो लागू न रहे। और फिर SLP लाए, जजमेंट आ जाने के बाद, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं बदला है, SLP दाखिल होने के बाद भी सुनवाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सावधानी बरतने की बात कह दी। तो तब उसी अध्यादेश की सुनवाई उसकी चल रही है, अभी खत्म नहीं हो गई, उसी समय खत्म हो गई थी। काशीनाथ महाजन का जजमेंट आ चुका है। नहीं, जब SLP इन्होंने दाखिल किया जी, उसके बाद वाली नहीं, वो SLP के बाद की सुनवाई हो गई। उसी मामले में SLP दाखिल किया, उसकी सुनवाई करके SLP को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। एक्सेप्ट करना मतलब सुनवाई के लिए एक्सेप्ट करना, लेकिन सुनवाई के बाद उसको खारिज किया और अपना वो निर्णय दिया। लेकिन उस निर्णय को ओवररूल करने के लिए इन्होंने उसी अध्यादेश को विधेयक ला करके पारित करवा दिया। तो वही संशोधन 2018 देखा जाए तो नरेंद्र मोदी देश की सेहत के लिए बहुत घातक है, केवल सवर्णों के लिए ही नहीं, उनके लिए भी घातक है। जिनके वोट के लिए या कुचक्र कर रहे हैं जी, उनके लिए भी घातक है, या फिर केवल इन्हीं के लिए घातक है? मैं संविधान की बात कर रहा हूं, और जब मैं संविधान की बात कर रहा हूं और यह बता रहा हूं कि यह सब कानून गलत बने हैं, इससे समाज का नुकसान होगा, तो सबके बस की बात नहीं है कि सब बस की बात मैं नहीं कहूंगा, सब इतने सक्षम नहीं है कि समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको लग गया कि हमारे जात को कुछ मिल रहा है, मना कर रहे हैं तो हम उनके दुश्मन हो गए। मेरे फेसबुक मैसेंजर पे गालियां लिखी जाती हैं। अब उन गाली लिखने वालों को अगर मैं कुछ तीखा लिख दूंगा तो मेरे पर SC ST एक्ट लगा देंगे वो।
ये इस देश की दशा कर दिया। इस कानून को बना क्या तीखा लिखेंगे? अगर आप लिख देंगे कि तुम ऐसे गाली दे रहे हो, तुम्हारी यही संस्कृति, ऐसी नाते तुम ऐसे थे, इतने पर भी बिल्कुल लग जाएगा। जबकि सच्ची बात यही है कि वहां से उस गड्ढे से नहीं निकल रहे हैं, तो मैं इतना जरूर लिख रहा हूं। नहीं, इसमें आपने जाति सूचक शब्दों का कहा नहीं, वो कह रहे हैं ना कि नहीं, इसमें वो कह देंगे ना, देखिए आई तो जांच बाद में कराएंगे ना। अगर वो सूचना दे देंगे तो पहले तो आप पर केस हो जाएगा ना, जांच तो बाद में होगी ना। असली सवाल यह है कि जैसे ही वह सूचना देंगे, नरेंद्र मोदी का जो नया कानून है उसके अनुसार उनकी सूचना पर अपराध दर्ज होगा ही, और आप कोर्ट में अपनी बात कहेंगे जी। नीचे कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आप एसएचओ से कहेंगे कि साहब हम तो इस समय मऊ में हैं और हमारे खिलाफ लखनऊ में दर्ज हो गया, तो एसएचओ कहेगा कि पंकज जी आपको देखता हूं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, बड़ा मैं मुरीद हूं आपका, लेकिन यही ना कानून है, मैं दर्ज कर रहा हूं, आप सफाई कोर्ट में दीजिएगा। एक बात इसमें और मैं जोड़ूंगा, आपकी बात एकदम सही है, मैं सहमत हूं। और मामलों में एसएचओ लोग ये क्यों नहीं कहते, इसी में क्यों कहते हैं, इसको भी थोड़ा जान लिया जाए। एसएचओ साहब अगर केस नहीं लिखेंगे तो उन पर डबल दंड वाली धारा लग जाएगी, उन पर डबल दंड की धारा लग जाएगी। इसी नाते फर्जी शिकायत हो या असली हो, लिखना ही पड़ता है, फौरन लिख देते हैं लोग। अच्छा, दूसरी बात पंकज जी, जाते हैं लोग सेशन में जमानत कराने, एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम, इसमें लागू नहीं होती है जी। इसमें लागू मतलब वहां से आपका खारिज ही होना है। नहीं, वो लागू ही नहीं होगी, आप जाइए, कोई सुनवाई नहीं करेंगे, मतलब सीधे हाई कोर्ट आप जाएंगे। हाई कोर्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगेगी। नहीं, एक मिनट, वो एंटीसिपेटरी बेल पे नहीं जाते हैं, वो उनकी इनहेरेंट पावर जो हाई कोर्ट की है, अंतर्निहित शक्ति है सीआरपीसी में, जो बीएनएसएस में है, न्याय करने को विशेष शक्ति के तहत जाते हैं, लेकिन तभी मिलती नहीं है। क्योंकि ये कानून जितना हमारे आप पर लागू है उतना उन पर भी लागू है, सब लोग इससे बचते हैं। या तो सबसे घातक है जो नरेंद्र मोदी, तो मैंने कहा था कि सबसे घातक, या तो इतना घृणित काम किया है इन्होंने, अगर देखा जाए तो इससे निंदनीय, इससे घटिया और इससे आचरणहीन अगर देखा जाए, अगर कहा जाए आचरण की बड़ी व्यापक भाषा है। इसीलिए मैं संविधान बनने के बाद से जो एक क्रम, एक सिलसिला चल गया मूर्ख बनाने का, हम लोगों को हमारा वोट लेकर हमें ही ठगने का, इस सबको सामने लाने के लिए ये पंपलेट हमने बनाया और ये हमने सच संविधान का पुस्तक लिखी है। इसमें सब पर चर्चा है। चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ। कौन सी कोई पार्टी बनाया है? हमने पार्टी बनाई है संविधानवादी समाज पार्टी। संविधानवादी। अच्छा। बात संविधानवाद की होगी और हमारा स्लोगन है कि मूल संविधान लाएंगे, जाति भेद मिटाएंगे। लाएंगे मूल संविधान, खत्म होगा जातिगत विधान। मूल संविधान लाएंगे जी। आपकी बात सुनेगा कौन? हमारी बात ही अब सुनी जाएगी। जंगल में मोर नाचा जी, किसने देखा? हमारी बात ही अब सुनी जाएगी। अच्छा जी। जैसे जून में कोई रजाई नहीं ओढ़ा था, एक आदमी रजाई बेचने आया, किसी ने कहा तुम्हारी रजाई खरीदेगा कौन, तो वह बात उस समय के लिए सही साबित हुई, लेकिन वही रजाई वो नवंबर में बेचने आ गया, दिसंबर में। अब वह बात सही नहीं है। तुम्हारी रजाई खरीदेगा कौन? वही लोग जो कल नहीं खरीद रहे थे वही खरीदेंगे। इन कानूनों से लोग इतने प्रताड़ित हैं कि नाक तक पानी आ चुका है। मैं तो ये बता रहा हूं कि इस पानी का वाल्व यहां से खुलेगा, इधर से निकल जाएगा ये पानी। मूल संविधान की बात करो और मूल संविधान पर हमला करने वाले जितने जातिगत विधान है सबको खत्म करने का मुहिम चलाओ, खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा समाज जातिगत विधानों को खत्म करने के लिए जातिगत ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगता है, वहीं गड़बड़ हो जाता है। जैसे आरक्षण हटाओ मूवमेंट चल रहा है। अरे भाई, आरक्षण हटाओ की बात क्यों कर रहे हो? पहले ये तो बताओ कि आरक्षण लाया कौन, और अगर लाया कौन आप बात करोगे तो संविधान संशोधन से आरक्षण आए हैं, यानी मूल संविधान में आरक्षण नहीं था। तो जब हम मूल संविधान की बात करेंगे तो अपने आप ही आरक्षण खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जातिगत भेदभाव वाले विधान है और सभी शामिल है इसमें, सब शामिल है, सभी सरकारें शामिल हैं। और अगर आप केवल आरक्षण हटाओ की बात करेंगे तो यही नेता कहेंगे कि यह संविधान के खिलाफ है। तो बात तो आप मूल संविधान की कर रहे होंगे, लेकिन संविधान में आरक्षण कहीं है नहीं, मूल संविधान में नहीं है जी। तो इसीलिए मैंने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की जगह पर मूल संविधान अभियान आरंभ किया है, MSA, मूल संविधान अभियान। कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा से जुड़े हुए हैं, जो तमाम उन संगठनों का एक अलायंस है जो यूजीसी कानून के खिलाफ मुखर हुए थे, और उस अलायंस में मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। जिस दिन यह गठित हुआ उसी दिन तय कर दिया गया था कि पंकज त्रिपाठी जी आपको लखनऊ से चुनाव लड़ना है, कैंट विधानसभा से। बाद में हमारे जो बड़े लोग हैं उसी संगठन में, उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप लखनऊ पूर्वी से लड़ेंगे। तो मैं लखनऊ पूर्वी से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। इसकी औपचारिक घोषणा वही बड़े लोग करेंगे
जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो उसकी घोषणा मतलब करेंगे। आपको टिकट किसी से मांगना नहीं है? नहीं, हमें टिकट नहीं मांगना है। तय हो गया है कि आप टिकट किसी से मांगना ही नहीं है, क्योंकि हम परंपरागत पार्टियों से नहीं टिकट लेंगे, क्योंकि परंपरागत पार्टियां इसमें शामिल हैं, सारी की सारी पार्टियां शामिल हैं। पंकज जी, आपका कोई चैनल भी है? एक बार जी हाँ, हमारा द लॉजिकल इंडियन चैनल है। द लॉजिकल इंडियन चैनल पर मैं 2023 से सक्रिय हूं, और 2025 में 23 नवंबर को जब IAS संतोष वर्मा ने SC/ST IAS एसोसिएशन के बैनर तले घिनौनी लिंग भेदी गाली दी थी कि जब कोई ब्राह्मण अपनी बेटी हमारे बेटे से को दान कर दे, यहां तक तो बर्दाश्त था, या उसको सोने के लिए भेज दे, तभी मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छतरी के नीचे जो इस तरह की गालीबाज हैं, इसके लिए पता लगाऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर का अपना चरित्र क्या था, उनका विचार क्या था। और मैंने उसी को जांचने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 40 खंडों के पूरे वांग्मय को और संविधान सभा की पूरी डिबेट को पढ़ा। 29,000 पन्ने मैंने इसी में पढ़े, और उस पर न केवल मैं पढ़ा बल्कि मैंने वीडियो भी बनाई, और तब हमको संविधान का सच भी दिख गया। इसीलिए जनता के बीच इसको लाने के लिए पहले मैं द लॉजिकल इंडियन चैनल पर वीडियो बना करके लाया, और अब मैं किताब के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहा हूं। पंकज त्रिपाठी चुनाव में कूदेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सच संविधान का घूम घूम करके चिल्ला चिल्ला करके बताएंगे। आज जो हमारी इन विषयों पर बातचीत हुई है, आपको कैसा लगा बताइएगा, और फिर पंकज जी के साथ अन्य जो आपके प्रश्न आहूत होंगे जी कुछ और कहना है? जी हाँ, एक छोटी सी बात है, दो छोटी सी बात है। हमने सामान्य जन चेतना मंच का गठन किया। वो एक सामाजिक संगठन है जिससे सामान्य जन में चेतना का प्रसार किया जाए। अच्छा। ये किताब का लेखक, चेतना का अभाव है अभी? बिल्कुल चेतना का अभाव है। नहीं तो लोग जानते नहीं कि 334 में 7 बार बदलाव हो गया। अच्छा। नहीं तो लोग जानते नहीं कि मेरिट हटाने वाला संशोधन बिहारी वाजपेयी ने कहा। अभी कहेंगे लोग कि अभी चेतना जगाने वाले आ गए हैं, अब तक कोई जग नहीं रहा। नहीं जग रहा था। मैं पूरी जिम्मेदारी से, विनम्रता से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि चेतना नहीं जगाई जा रही थी, बल्कि चेतना को दबाया जा रहा था। मैंने लिखा इस किताब में कि मूल निवासी का नारा संविधान खात्मे का इशारा। भारत देश में कोई विदेशी भी आके नागरिकता ले सकता है ना, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो अनुच्छेद 11 से शासित होता है, और जो भारत के नागरिक हैं उनको मूल विदेशी कहा जा रहा है, और सरकार मौन बैठी है। यह संविधान का खात्मा का इशारा है कि नहीं है? तो इस किताब में लिखा हुआ है। हमारा संविधान धर्म के प्रचार का अधिकार देता है, धर्म को नकारने का अधिकार नहीं देता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में से पहली 7 प्रतिज्ञाएं नकारने वाली हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं रामकृष्ण को नहीं मानता, मैं लक्ष्मी गणेश को नहीं मानता। अरे भाई, आप नहीं मानते तो कहने की क्या जरूरत है? कल हम आप मस्जिद के सामने खड़े हो जाएं और भोंपू लेकर बोलें हम अल्लाह को नहीं मानते, हम नमाज नहीं मानते, हम ये चीज नहीं मानते, कुरान नहीं मानते, क्या यह देश चल पाएगा? अनुच्छेद 25 के खिलाफ है उनकी वो प्रतिज्ञाएं, और सरेआम पढ़ी जा रही हैं। मैंने लिखा अपनी किताब में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं में से जो पहली 7 प्रतिज्ञाएं हैं वह हिंदू धर्म की मान्यताओं पर हमला है और इस नाते संविधान के खिलाफ है। यही है सच संविधान का। यह इस किताब के जरिए समाज में जा रहा है। अभी तक मुकदमा नहीं हुआ है कोई? नहीं, मुकदमा नहीं हुआ है, ना मुकदमा से मैं डरने वाला व्यक्ति हूं। अच्छा। हाँ, चाहते हैं मुकदमा हो जाए? नहीं, मैं कभी नहीं चाहता। अच्छा। मैं चाहता हूं कि भारत का सारा 100% वर्ग समाज संविधान के मूल तत्व को समझे और एक साथ मिलकर रहे। मेरा एक नारा है, हमारी लड़ाई किसी भी जाति समाज से नहीं है। हर जाति समाज में अच्छे बुरे लोग हैं। हमारी लड़ाई अंधेरा फैलाने वाले नेताओं और अंधेरी राजनीति से, और उसी में सच संविधान का एक रोशनी लेकर आएगा, सबको आगे बढ़ाएगा। तो यह हमारी लड़ाई है, यह हमारा कार्य है। और एक बात और छूटी थी, मैं कहा था 2 बात कहूंगा। विधानसभा से संविधान में संशोधन नहीं होता है। संविधान में सारे संशोधन लोकसभा से होते हैं। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश से हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए विधानसभा में हम आ रहे हैं ताकि इस चुनाव के जरिए लोगों में जागृति फैलाई जाए। असली लक्ष्य 2029 है, लोकसभा में जाना है और इन अंधेरों को मिटाना है। लोकसभा में सबको भेजना है, संविधानवादियों को भेजना है और संविधान की रोशनी फैलाना। कानून की चाबी हथियाना है। कानून की चाबी हथियाना है, संविधानवादियों के हाथ में देना। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति आए, जुड़े हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है जी। शुभकामना पंकज जी। आप सभी को कैसा लगा बताइएगा, और जो प्रश्न आपके आहूत होंगे अगली चर्चा उस पर फिर से हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सादर प्रणाम।